जैसे पहला क्वेश्चन है, सिविल सेवा में नैतिक अभिवृत्ति। तो इसका मतलब हम पकड़ गए कि हमारे कौन से टॉपिक से है, नैतिक अभिवृत्ति से है। सिविल सेवा में नैतिक अभिवृत्ति की भूमिका केवल नियमों के अनुपालन से सीमित नहीं है। देखो ये खुद कह रहा है नैतिक मोरल एटीट्यूड, मतलब एक सिविल सेवा के लिए मोरल एटीट्यूड क्या कहता है। पहला मोरल एटीट्यूड क्या है कि वो ना संवैधानिक नैतिकता के हिसाब से काम करे। ये कीवर्ड देखो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें मैंने जोड़ दिया। पहला पॉइंट में बोला कि सिविल सेवक हमेशा क्या करे, संवैधानिक नैतिकता के अनुसार काम करे, यानी संवैधानिक जो मूल्य है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक की रक्षा, मानवाधिकार की रक्षा, ये है संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक नैतिकता। तो हमेशा क्या करे, उसकी नैतिक अभिवृत्ति बोलती है कि उसको क्या करना चाहिए, संवैधानिक नैतिकता के अनुसार काम करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी एक कीवर्ड हो गया आपके लिए। ऐसे लिखना है, हर एक अपनी एथिकल जो वैल्यू है, एथिक्स की शब्दावली है वो यूज करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सिविल सेवक की मोरल एटीट्यूड क्या बोलता है कि उसको रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। कोई भी योजना को लागू करते समय, क्रियान्वयन करते समय, किसी को डिसीजन सुनाते समय, रूल एंड रेगुलेशन। तीसरा, उनको कोड ऑफ कंडक्ट कंडक्ट जो उनकी नैतिक आचरण है, नैतिक संहिता है, उसका पालन करना चाहिए। कौन कह रहा है, उसके नैतिक अभिवृत्ति ये बोल रही है। नैतिक अभिवृत्ति का मतलब क्या हुआ, किसी भी घटना के प्रति उसकी राय क्या है, तो वो राय बनाएगा, फैसला देगा, तो कैसे देगा, कुछ तो उसके संवैधानिक मूल्य होंगे जो उसने सीखे हैं, कुछ उसके नियम और कायदे होंगे, कुछ उसकी खुद की एक आचार संहिता, नैतिक संहिता होगी सिविल सेवाओं को लेकर। इसके अलावा क्या और भी बहुत सारी चीजें आएगी। मैंने आपको एक एक कीवर्ड बोला है, मोरल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगी, रूल एंड रेगुलेशन हो गया, आपको हो गई कोड ऑफ कंडक्ट हो गए, ये सारे इसके अंदर काम आते हैं। तो इसका मतलब क्या था, वो अब नियमों का पालन करेगा। लेकिन कभी भी है ना, नियम और कानून का मतलब इसलिए नहीं बनाया गया कि हुबहू उनको एज इट इज हम फॉलो करें, इसलिए बनाया कि उनकी भावना के अनुसार काम करें। ये क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि सिविल सेवाओं को चलो नैतिक जो अभिवृत्ति है वो तो ठीक है, लेकिन नैतिक अभिवृत्ति की जो सीमाएं हैं वो बहुत व्यापक है। मतलब कोई ऐसा नहीं है, कंजस्ट नहीं है, वो बहुत व्यापक है। तो उनका जो दृष्टिकोण होगा मानवीय दृष्टिकोण होगा। मानवीय दृष्टिकोण मतलब ह्यूमैनिटी फर्स्ट होगी। अब कोई जाति, धर्म, भेदभाव, लिंग ये नहीं करेगा। मतलब जो मानव होने के नाते, इवन वो इन्वायरमेंट को भी अब मानव का दर्जा दे रहा है, क्योंकि हम बात करें धारणीय विकास की, सस्टेन डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं। तो इन्वायरमेंट को भी स्टेक होल्डर मान रहा है कि जो मेरे कार्य होंगे, जो मेरी योजनाएं होगी, जो भी मैं करूंगा, हमेशा ध्यान रखूंगा एक वंचित वर्ग के प्रति मेरी करुणा, हमेशा उनके प्रति इम्पैथी, इन्वायरमेंट को भी मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। ये सब होलिस्टिक वे में आपको सोचना था इस क्वेश्चन में, जो कि आपने लिखा था। आशीष, हाँ ये पीवाईक्यू होगा, मैंने देखा नहीं, शायद पीवाईक्यू भी होगा। कुछ क्वेश्चन मैं अपने से डेवलप करता हूँ, कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू आते हैं, क्वेश्चन अपने से डेवलप करते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। और लगभग क्वेश्चन, जैसे मेरा अनुभव कहता है, जैसे हमने 2-3 साल पहले ये किताब लिखी थी है ना, लगभग क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस कंटेंट को पढ़ने के बाद आप खुद कर सकते हो, या आपको भी एहसास हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपको चैप्टर वाइज में पीडीएफ दे रहा हूँ, इस पीडीएफ को भी प्रिंट आउट मत निकलाना, क्योंकि इसमें हो सकता है मैं कुछ बदलाव करूँ, कुछ नए एग्जाम्पल मुझे मिले। तो जैसे अपना इथिक्स खत्म होगा ना, तो मैं आपको सिंगल पीडीएफ दूंगा, उसका पीडीएफ निकालना, पहले वो मत निकालना प्रिंट आउट, क्योंकि कुछ ऊपर नीचे इसमें बदलाव करता रहता हूं मैं। कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसका कंपाइलेशन एक साथ दूंगा आपको। उसके बाद में चाहिए आप प्रिंट आउट निकाल लेना, लास्ट में जब अपने सेशन हो जाएंगे ना, उसके बाद में निकालना, पहले मत निकालना आप लोग। नया कोशिश ये है कि हर टॉपिक के हिसाब से मैं यूपीसी पीवाई क्यू ले ही रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ। मतलब सारे आपके लगभग टॉपिक से आपके सोल्व हो जाएंगे, फिर खुद से भी करना। तो ये मोटा मोटी समझ गए, मैंने आपको जो सिखाया है ना, समझाया उसको लेके कि इसमें लिखना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही आपको तरीका सिखाया कि हम क्या कर रहे हैं, 2 या 3 लाइन में, 2 या 3 लाइन में हम क्या लिखेंगे, 2 या 4 लाइन में मान लो, हम लिखेंगे इंट्रो। और इथिक्स में इंट्रो कैसा लिखा जाता है, सबसे बढ़िया तरीका इथिक्स में इंट्रो लिखने का है, जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक की आप पकड़ लिया आपने कि एटीट्यूड के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, नैतिकता के बारे में, किसके बारे में, सबसे बढ़िया उसकी परिभाषा लिख दो। ये मेरा अपना एक फार्मूला है, ताकि मैं भटकूंगा नहीं। मेरे पहला ही बना बनाया, जैसे बोलते हैं टॉपर्स पहले रेडीमेड आंसर रखते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उसकी परिभाषा टॉपिक को पकड़ के, हाँ समझ गया कि हाँ ये टॉपिक कहना चाह रहा है, उसको लिख देंगे इंट्रो। कहीं कहीं ऐसा होगा टॉपिक समझ में नहीं आएगा, मिक्सअप होगा, तो वहां में मिक्स भी करना पड़ेगा चीजों को। कभी कभी क्वेश्चन करंट अफेयर के हिसाब से आएगा, तो हम इंट्रो में करंट अफेयर की कोई एथिकल जो घटना है उस टॉपिक से जुड़ी हुई, इथिक्स की जो घटना एग्जाम्पल है उसको भी हम बना सकते हैं। आप चाहो ना, इथिक्स में कभी कभी क्या कर सकते हो, अच्छे जो कोटेशन है, जैसे मान लो मोरालिटी का कोई कोटेशन है गांधी जी का, एटीट्यूड को लेकर कोई कोटेशन है, इंटीग्रिटी को लेकर कोई कोटेशन अब्दुल कलाम का, इंट्रो के अंदर कोटेशन लिखना भी अच्छा माना जाता है। तो इंट्रो कितने तरीके से लिख सकते हो, एक तो सबसे साधारण तरीका है परिभाषा, एक आप लिख सकते हो करंट वाला, कोई करंट की घटना उसको लिख सकते हो। एक आपके पास है कोट, कोटेशन करो किसी महान व्यक्तित्व का,
ठीक है, किसी व्यक्तित्व का कोटेशन लिख दो। तो मोटा मोटी तीन इंट्रो लेके चलते हैं अपन, कि अपने पास तीन तरीके हैं, कोई करंट का लिखेंगे, कोई ये लिखेंगे व्यक्तित्व का, या कोई परिभाषा लिखेंगे। तीन इंट्रो में से कोई एक इंट्रो लिख दो। सोमा उपाध्याय आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे मेजर चेंज नहीं होगा उसमें। कोई कोई एग्जाम्पल कोई ऐड कर दूं तो अलग बात है, बाकी चेंज नहीं करूंगा वो तो मैं इनको क्या करता रहता हूँ, ऊपर नीचे करता रहता हूँ फिर। अच्छा फिर चलो कोई नहीं, वो आपका सीक्वेंस में जुड़ जाएगा। आप इसका निकालोगे तो वो आ जाएगा उसके साथ, जब आप कंपाइलेशन कर लोगे ना, उसका कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना मैं लास्ट में निकालना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि कुछ ऐसा चेंज करूंगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये मैंने कुछ ऐड किया है, ठीक है, या मैं आगे किसी चैप्टर में ऐड कर दूंगा उसको। जैसे जो एक एक क्वेश्चन लगातार आ रहा था कि इसका, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वाला, संवैधानिक नैतिकता वाला क्वेश्चन पहले भी आया था। अब ये अपने नोट्स में उतना डिफाइन नहीं था, एक जगह मैंने मॉडल आंसर में जरूर लिख रखा था। ये क्वेश्चन इस साल दोबारा रिपीट हुआ था, तो मैंने जैसे इसके अंदर जोड़ दिया, आज वाले टॉपिक में वो जोड़ दिया। वो ऊपर भी जोड़ सकता था मैं, नैतिकता वाले टॉपिक में जोड़ सकता था कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, लेकिन मैंने इस वाले में जोड़ दिया कि सिविल सेवाओं की जो वैल्यूज है ना उसमें भी वो आता है। तो मैंने छोड़ा नहीं, वो इसमें जोड़ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, फिर मुझे याद आया आज कि क्यों ना बच्चों को बोल दें कि पीडीएफ बाद में निकलवा लें, प्रिंट बाद में निकलवा लें, अदरवाइज हो सकता है कोई टॉपिक छूट जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ टॉपिक नया आगा तो मैं अलग से उसकी या तो पीडीएफ अलग से डाल दूंगा कि ये मैंने जोड़ा है इसमें ऊपर नीचे। वो चलो ऊपर जोड़ूंगा नहीं, वो नीचे जोड़ूंगा, किसी टॉपिक में घुसा दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश करो बाद में निकाल लेना, ठीक रहेगा। एक साथ कंपाइलेशन दे दूंगा मैं आपको, निकाल लेना। और मोबाइल में क्या है, मतलब नॉर्मली ये है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ समझो और एक बार मोटा मोटी रिवीजन मारना है, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आपने इंट्रो समझ लिया कि इंट्रो कैसे लिखना है। अब अपने वाला इंट्रो चेक करो, क्या इंट्रो सही है। नैतिक अभिवृत्ति क्या है कि सिविल सेवक को यह समझने में मदद करती है कि किसी नीति या कानून का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को करना नहीं है, बल्कि जनता के कल्याण और न्याय को सुनिश्चित करना है। तो ये जो कीवर्ड है ना, कल्याण हो गया, न्याय होगा, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीति कानून है, जो कुछ कुछ शब्दों को आपको अच्छे से लिखना है। हो गया, ठीक है। अब क्यों जरूरी है सिविल सेवाओं में नैतिक अभिवृत्ति, मानवीय दृष्टिकोण से क्यों जरूरी है, ये मेन डिमांड थी जिसको हमने हेडिंग बनाया। आप लोगों की हेडिंग लिखनी है और इसको बॉक्स में फिट करना है, ठीक है। आराम से ब्लैक पेन से बॉक्स में फिट कर दो, ब्लू पेन से लिख के, कैसे भी आपको जैसा लगे। तो एक तो होता है मानवता आधारित दृष्टिकोण, होता है ये सब जगह दिखता है। ये आपदा प्रबंधन में हम देख सकते हैं, चाहे कोविड-19 का एग्जाम्पल देख सकते हैं, चाहे जैसे कोई सरकारी योजना लागू की जा रही है, तो वहां पे मान लो कई बार ऐसा होता है, जैसे किसी गांव की घटना है, मान लो जैसे एक पेंशन कैंप लगा हुआ है। तो पेंशन कैंप में क्या होता है, बड़े बुजुर्ग कुछ आते हैं मान लो, फॉर एग्जाम्पल, तो उनके पास मान लो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके परिवार सपोर्टिव कोई है नहीं। तो वहां पे उनको गाइडलाइन दी जाती है कि आपको थोड़ा संवेदनशील बनना है, जो भी उनके डॉक्यूमेंट बनवाने में आपको पूरी हेल्प करनी चाहिए, आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल के लेके आओ। तो वो कई बार इसमें आ जाता है। नेहा जैसे आपने कहा है कि सेकंड आरसी का कैसे इस्तेमाल करना है, ये करवा देना। देखो सेकंड आरसी का कोई बड़ा इस्तेमाल नहीं करना है। सेकंड आरसी को जैसे आप पढ़ रहे हो ना, और आपके अंदर बहुत सारे ऐसे आइडिया निकल के आए, वो आपको एग्जाम्पल इस्तेमाल करना है। जैसे आप कोई सॉल्यूशन बता रहे हो, सॉल्यूशन में सेकंड आरसी में डाल देना कि इथिक्स की जो चौथी रिपोर्ट है, सेकंड आरसी की जो चौथी रिपोर्ट है, उसके अंदर ये सजेशन दिया गया है। इतना ही लिखना होता है। निष्कर्ष में जैसे हम कई बार जीएस में लिखते हैं एसडीजी लक्ष्य को लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं कि सेकंड आरसी में भी इसके बारे में बताया गया है। जब सॉल्यूशन देंगे ना हम, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल आ जाएगा, मैं अभी इससे सिखा दूंगा ये काम। अभी नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में फिट करा दूंगा आपको कि सेकंड आरसी के सजेशन को कैसे फिट करने वाले हैं इसके अंदर। वैसे अपनी किताब के अंदर मैंने बहुत जगह ये लिखा भी है, मतलब कई क्वेश्चनों में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। बाकी ओवरऑल जो आपकी थिंकिंग है ना, वो बनाने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको आपको अप्लाई करना है अपने आंसर के अंदर। नहीं, गवर्नेंस वाली नहीं, इथिक्स की अलग है। मैंने गवर्नेंस की बताई नहीं, मैंने आपके नोट्स में भी उसको शेयर किया हुआ है। इथिक्स की जो फोर्थ रिपोर्ट है, गवर्नेंस वाली नहीं, इस वाली ही है। तो एक पॉइंट तो ये आ गया इसमें, जैसे हम कोविड-19 का एग्जांपल देते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान अनेक सिविल सेवकों ने न केवल दिशा निर्देशों का अनुपालन अनुपालन ही नहीं किया, जिसने अनुपालन नहीं किया, बल्कि हाँ उनके जो, उनको जो भी काम करना चाहिए था, जैसे मुंबई की एक एग्जांपल है वहां पे, मुंबई की जो आईएएस अधिकारी अंकिता आनंद। अब ये सारे में क्या थोड़े से गूगल किए भाई नए एग्जांपल कहाँ से ढूंढे, और इनके सबसे बढ़िया तो एग्जांपल है डेली लाइफ में। आप डेली लाइफ में कहीं भी कुछ भी जैसे सोशल मीडिया पे आप कुछ देख रहे हो, वहां से एग्जाम्पल निकाल लो। आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, वहां से एग्जाम्पल निकाल लो। आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो, या मतलब कहीं भी कुछ भी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहां से एग्जाम्पल निकालो। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं करंट के एग्जाम्पल, अच्छे माने जाते हैं। तो आप डेली लाइफ में जो भी पढ़ते हो वो एग्जाम्पल इसमें ऐड करते जाना, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कार्य किया था, एग्जाम्पल आ गया, मेन हेडिंग भी आ गई, पॉइंट भी आ गया और एग्जाम्पल भी आ गया। आपको इस हिसाब से लिखना है इसको। दूसरा क्या पॉइंट है,
उनका हमेशा क्या करना है, मानवीय दृष्टिकोण में निष्पक्षता और समावेशिता। समावेशिता का मतलब सभी का समावेश करना है, ऐसा नहीं कि किसी आप वर्ग विशेष के काम कर रहे हो या किसी के साथ आप पक्षपात कर रहे हो। तो ये उसका नैतिक जो आपका एटीट्यूड है वो आपको सिखाता है। सिविल सेवा को ही दिखाएगा। जैसे नैतिक अविवेक से क्या होता है, अधिकारी भेदभाव की मानसिकता से ऊपर उठकर सभी को समान अवसर सेवाएं देने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल के लिए द बेटर इंडिया अभियान के तहत उत्तराखंड की डीएम जिसका नाम है वंदना सिंह ने सांप्रदायिक तनाव के बावजूद भी संवेदनशील फैसले लेकर स्थानीय अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो कोशिश की मतलब निकालें। अब हो सकता है देखो कुछ एग्जाम्पल में गलती से कुछ इधर उधर हो जाए तो उसके लिए माफी देनी पड़ेगी आपको। कोशिश की है, मैंने चेक वेरीफाई भी किया कि हाँ एग्जाम्पल सही है कि नहीं। लेकिन है ना, मेंस के एग्जाम में कुछ कभी कभी कोई फैक्चुअल एरर मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपकी अप्रोच। आप अप्रोच कैसे लिख रहे हो। ऑन द स्पॉट एग्जाम्पल बस याद आ जाए आपको, टूटा फूटा ही सही एग्जाम्पल याद आ जाए। वो कहते हैं ना कि टूटी फूटी नाव सही लहरों से टकराती तो है। तो अपने एथिक्स वाले में ये होगा, एग्जाम्पल और कोटेशन टूटा फूटा ही सही, बस चिपकाना है उस समय, इतना ही होता है। और एथिक्स के पेपर में नंबर लाना सबसे आसान काम होता है। मैं कितनी बार लेके आया हूँ, यही रीजन है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर नहीं है, लेकिन नॉर्मल आंसर है, लेकिन चिपका दिए बस टाइम पे एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नवाचार व जनहित मतलब सॉल्यूशन का अपन जैसे अक्सर ये एग्जांपल तो सब जानते हैं, मतलब ये अपनी किताबें भी लिखा हुआ है कि जैसे आर्मस्ट्रांग पेम है या पैमे, उनका नाम है आर्मस्ट्रांग पेम। उन्होंने क्या देखा कि जैसे मणिपुर के वो रहने वाले हैं, उन्होंने देखा कि गांव वालों के लिए सड़क नहीं है। तो उन्होंने एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकाला, क्या कि हम पब्लिक फंडिंग करेंगे, पब्लिक फंडिंग से अपन सड़क बना सकते हैं। सरकार तो पता नहीं कब तक पहुंचेगी, कब गवर्नेंस पहुंचेगा वहां पे, ठीक है। आजकल चल भी रहा है, जैसे हमारे यहाँ भी चलते हैं काफी, जैसे उनको बोलते हैं भामाशाह बोलते हैं। जैसे अपनी जो गांव की स्कूल है वहां पे मरम्मत करवानी है, तो गांव के जो लोग हैं वो अपना कुछ इनकम का हिस्सा गांव में देते हैं। रिसेंटली हमने भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया, एक कमरा बनाया गांव की स्कूल में। वहां पे एक लैब बनी थी, टीचरों ने थोड़ा सा वो क्या करते पब्लिक फंडिंग कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे भी मदद मांगी थी कि यार आप मदद करो। तो वो कमरा डेडिकेटली हमने ही बनाया, मतलब फिर जो भी उसका पैसा था अपनी, आप कह सकते हो अपनी कोचिंग से गया है पैसा, जो पैसा यहाँ से है, तो ये पब्लिक फंडिंग है मतलब। तो उससे वो बना। तो ऐसे एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। व्यक्तिगत एग्जाम्पल जैसे मैं आपकी जगह होता, मैं लिखता इसके अंदर मान लो, तो मैं अपना व्यक्तिगत एग्जाम्पल लिखता कि हाँ हमने भी ऐसा एक पार्टिसिपेशन किया है। आप में से बहुत सारे बच्चे एनजीओ में काम करते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़े, तो आप अपना एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, भाई ये इस एनजीओ के साथ हम जुड़े और इसमें हम सामुदायिक भागीदारी से काम करते हैं। तो अपना एग्जाम्पल क्रिएट कर लो, जरूरी नहीं कि वहां पे हम इसका एग्जाम्पल यूज करें। कभी कभी है ना, एग्जाम्पल क्रिएट भी कर लिया करो। जरूरी नहीं कि किसी सिविल सेवा का ये करना है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जो हम क्रिएट कर सकते हैं। रचनात्मक में ये हमारी आर्ट कला की वो है ना, लिखने की कला है। लिखने की कला आपको सिखाएगी कि एग्जाम्पल क्रिएट करना सीख जाओ। चलो ठीक है, तो उनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि वहां पे फंडिंग नहीं थी लेकिन उन्होंने किया है। फिर पारदर्शिता रखेंगे, वो जवाब देते रखेंगे। जैसे आईपीएस किरण बेदी का अक्सर एग्जाम्पल देखते हैं, तिहाड़ जेल में जो उन्होंने काम किया था, बढ़िया काम किया था। जैसे अपने भी एक दोस्त है, अपने अपने यूट्यूब से जुड़े हैं जो दोस्त, अभी उनकी ड्यूटी तिहाड़ जेल में है, तो वो भी मतलब ऐसा ही काम कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत ही मतलब अच्छे गवर्नेंस और जैसे इन्होंने किया था वो काम कर रहे हैं। आप जानते हो उनको, नाम नहीं लूंगा प्राइवेसी रखना जरूरी है, लेकिन हाँ जब उनसे डिस्कशन होता है तो वो बताते हैं कि हाँ मतलब अच्छा मतलब होता है कि एक अच्छा सिविल सर्वेंट होगा, संवेदनशील सिविल सर्वेंट होगा, तो वो लोगों को समझेगा कि क्या मतलब नीड है, कैसी चीजें हैं। हाँ हालांकि मतलब उनकी प्राइवेसी चीजें हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन उनका अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि नैतिक दृष्टिकोण वाले एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। कोई सिविल सेवक मान लो किसी जेल में उसकी ड्यूटी है, या वो उसका प्रशासक है जेल का ना, तो जेल का प्रशासक होगा तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। उसकी जिम्मेदारी नो डाउट सिक्योरिटी को लेकर है, लेकिन साथ में उनके डेवलपमेंट, उनकी उनके साथ जस्टिस करना, अच्छा उनको खाना मिले, उनकी मानसिक समस्याओं को ध्यान रखे, उनके साथ स्पोर्ट्स गतिविधि, या जेल के अंदर बहुत सारे ऐसे काम चलते हैं ना, उनको जॉब भी मिलता है, तो सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो उनका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इसके अलावा महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर जैसे पिंक पुलिस केरल की है वहां पे। और ये एग्जांपल आप सोच रहे हो कि मैंने इतने कहाँ से लिखे, भाई मैं तो कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, मैं तो मेरा काम ही है कि मैं बच्चों के लिए अच्छा कंटेंट बनाऊं। गूगल से जहां से भी मुझे अलग अलग रिसोर्स से जो भी मिले मैं कंटेंट जुटा के लाता हूँ। क्योंकि ये किताब इसलिए बनाई जा रही है, ये नोट्स आपको इसलिए दी जा रही है कि कंटेंट की कोई कमी ना हो, कोई शिकायत नहीं करो कि कंटेंट कम है। अभी मैं हाथ से लिखता तो शायद इतना अच्छा मेरा नहीं होता, इतने अच्छे मेरे पास आइडिया नहीं होते। नॉर्मल एक आंसर होता जो आपका होता है, वैसे आंसर तो मेरा होता। तो मेरा काम तो ये कि मैं कहीं से भी कंटेंट निकाल निकाल के लाऊंगा, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, वो बताना ही पड़ेगा आगे इनको। अच्छा एक चीज बहुत अच्छी है कि आप लोग इधर उधर भटकना मत। यदि इस किताब को भी है ना थोरोली आप ना डीपली 10 बार 20 बार पढ़ लोगे ना, तो आपको इथिक्स में किसी के भी, मैं पहले ही कहा है कि 125 से नीचे नंबर नहीं आएंगे। हाँ एक ही चीज मैं आपसे मांग रहा हूँ कि अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना। अपडेट का मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे इस बार आपने देखो एक निबंध भी वार का आया, इथिक्स में क्वेश्चन भी वार का आया, या संवाद का इनका आया, अंतरराष्ट्रीय युद्ध को इनको लेकर आया। क्यों आया, अंतरराष्ट्रीय वार चल रहा था, इंटरनेशनल वार चल रहे हैं इस बार कई देशों में। तो क्वेश्चन आना ही है, अपने आंखों को दिमाग को खुला रखना, देश दुनिया में क्या चल रहा है।
उसके क्वेश्चन आएंगे पक्का, ध्यान रखना ये चीज को। कोई इन्वायरमेंट को लेकर कोई बड़ा मामला चल रहा है, क्वेश्चन इथिक्स में आ जाएगा, ऐसे में आ जाएगा, किसी भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमेशा अपडेट करते रहना, बस एक कंडीशन है, तभी वो 125 प्लस क्रॉस करोगे। केवल ऐसा नहीं कि केवल ये किताब पूरी रट्टा मार के फिर जाके मुझे बोलोगे सर मेरे तो 100 नंबर आए, ये तब नहीं आएंगे, सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। तब 100 नंबर ही आएंगे। 90 से तो हर कोई ले आता है, 90 से तो आप सबके देख लेना, हर किसी के आ जाएंगे। लेकिन बात आएगी 125, 130 की, 135 की, तब मजा आएगा आपके। और वो तभी आएगा जब अपने आप को हमेशा अपडेट रखोगे। जैसे मैंने बोला सेकंड आरसी खुद को पढ़नी है, तो खुद को ही पढ़नी है। दूसरों के शॉर्ट नोट्स पढ़ के कहाँ चिपकाओगे, कोई काम नहीं आएगा वो एक चिंतन की, मैंने बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, थोड़ा सीरियसली ले लो ना, इस चीज को सीरियसली लेना ही है। महिला सुरक्षा ये हो गया पॉइंट, और इसके अलावा ये संवेदनशील के हो गए। अच्छा सॉरी, लास्ट में निष्कर्ष। अब निष्कर्ष भी हमने क्या बोला था कि 3-4 लाइन में निष्कर्ष लिख देना आप। देखो मैंने कितनी डाइवर्सिटी रखी है क्वेश्चन। बॉडी पार्ट में मैंने 5 पॉइंटों पे बात की है, मेन 5 पॉइंट 150 वर्ड में काफी है। ठीक है, अच्छा इंट्रो हो गया, बीच में बॉडी पार्ट में 5-6 पॉइंट लिख दिए, और अच्छा निष्कर्ष लिख दिया। तो निष्कर्ष में हमेशा क्या क्या अप्रोच रखनी है? निष्कर्ष आपका सकारात्मक हो, रचनात्मक हो, और उसमें कोशिश करो उसको समाज न्याय ऐसे करके उसको जोड़ो, देश के सामाजिक जस्टिस वाले मुद्दे उनके साथ जोड़ो, ऐसा होना चाहिए। जैसे सिविल सेवा में नैतिक अभिवृत्ति प्रशासन को कठोर नियम पालन से आगे बढ़कर मानवीय, संवेदनशील और न्यायपूर्ण बनाती है। देखो ये कीवर्ड है ना, संवेदनशील न्यायपूर्ण बनाती है, यही वह दृष्टिकोण है जिसे लोकतंत्र, देखो कीवर्ड आ गया, देश, लोकतंत्र, न्याय, संविधान, कानून, ये सारी बातें इनके साथ जोड़ो, और नागरिकों का विश्वास में शासन बना रहता है। बस रिलीवेंट हो गया, ठीक ठाक हो गया। नीरज आप कह रहे हो कि आपका थिंकिंग नहीं बन पा रहा है। थिंकिंग हमेशा बनेगा अच्छा पढ़ने से। आप रेगुलरली अभी देखना, 1 महीने मेरे साथ रेगुलर पढ़ना, आप एक बार सेकेंड ईयर पढ़ के तो देखो। मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो जब 2014 में मैं पहली बार मेंस लिख रहा था ना, तो उस समय जब इथिक्स पहली बार आया था, 13 या 14 में आया था, मतलब इथिक्स 13 में आया था, तो उस समय मार्केट में कोई कंटेंट था ही नहीं एक्चुअल में। सब कोचिंग भाग रही थी दौड़ में, मैं बनाऊं पहले, तो अच्छा कंटेंट कोई था ही नहीं मार्केट में। तो मुझे याद है अपना पहला जब मेंस में लिख रहा था, तो मेरे हाथ में सेकेंड ईयर रिपोर्ट ही थी, उसी से जो कंटेंट निकाल पाए थे। और 2016 में फिर से वो पढ़ा। 2016 में तो ऐसा हुआ था, सेकंड ईआरसी से 3 क्वेश्चन डिट्टो रिपीट हो गए। कौन कौन से रिपीट हुए आज मुझे याद है? जैसे महात्मा गांधी के 7 पापों वाली थ्योरी, एक जॉन रोल्स का न्याय का था, फिर एक और क्वेश्चन था ऐसा ही थिंकर का लेकर, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट सेकंड ईआरसी से निकल गए। तो लोग अगले साल उसके बाद में सेकंड ईआरसी पढ़ने लगे। बाद में सेकंड ईआरसी से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अप्रोच, कीवर्ड, डेटा वगैरह जो आप अच्छे पॉइंट अभी पढ़ रहे हो आपको पता होगा, वो काम आगे थे, थिंकिंग बनाने में काम आती है, नो डाउट है ना सेकंड ईआरसी। तो इन सब किताबों से तो उल्टी है ना, आप मार्केट में जो किताबें चली उनसे तो बढ़िया सेकंड ईआरसी है ही, क्योंकि उसके अंदर आपको अप्रोच, वो इथिकल अप्रोच मिल जाएगी लिखने वाली, बाकी अपना कंटेंट किताब वाला है ही। आप जैसा पढ़ोगे वैसा ही सोचोगे और वैसा ही लिखोगे। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इस क्वेश्चन में कई बच्चों को दिक्कत आई, लिखे तो कैसे लिखे। मान लो यही आपका निबंध आ गया, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज क्या है? मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। अब कई बच्चों ने इंट्रो में क्या लिखा है कई बच्चे लिखते हैं ऐसा बहुत ही सिंपल, क्या ना, विलियम जोन्स क्या है, विलियम जोन्स कहाँ के, यूएस के कोई फिलोसोफर है, उन्होंने लिखा है बच्चों, मुझे पता नहीं कहाँ के है ना, यूएस के हैं वो, ये दार्शनिक है, फिलोसोफर, उन्होंने ये बात बहुत बढ़िया से कही है, उन्होंने सही कहा है कि ऐसा होगा। वो इंट्रो आपका अच्छा नहीं माना जाएगा, इसकी नीड ही नहीं है। थिंकर्स में जो कोटेशन आते हैं उनमें आपको नीड ही नहीं कि उस व्यक्ति के बारे में आप जानो या लिखो, कोई आइडिया नहीं है। ये क्वेश्चन आपके बारे में है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि मनुष्य अपना दृष्टिकोण, अब ये क्वेश्चन मेरे पे अप्लाई करता हूँ कि मेरी पीढ़ी, आप लोग हो जैसे ना, तो इसकी सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी खोज ये है कि मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदल के अपना जीवन, तो इसको दृष्टिकोण से लिखना है। तो ये तो हम पकड़ में आ गया कि ये दृष्टिकोण मतलब एटीट्यूड का है, क्वेश्चन एटीट्यूड का है, मतलब ये तो समझ में आ गया हमें कि एटीट्यूड के बारे में ये पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि इसको अलग अलग एंगल से भी लिखना है। अब मान लो सपोज करो यही क्वेश्चन अगले साल आपका निबंध आ जाए, हर कोई बड़ी बात नहीं है, अगले साल निबंध आ जाए आपके लिए, उसके लिए भी तैयार रखना, 10 पेज यानी 1000-1200 वर्ड में लिखने के लिए भी तैयार रहना। बस अलग अलग एंगल लिख लेना, अलग अलग डाइवर्सिटी लिख लेना कि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या एग्जाम्पल आ सकता है, सामाजिक रूप से इसमें क्या एग्जाम्पल आ सकता है, राजनीतिक रूप से इसमें क्या आ सकता है। जैसे राजनीतिक रूप से इसको मुझे जोड़ना हो तो मैं पक्का जोड़ता कि राजनीतिक एटीट्यूड, यानी आज के जो युवा है ना, राजनीति के प्रति कैसी अप्रोच रख रहे हैं।
तो इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बात इसका कर रहा है नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव की ज्यादा बात कर रहे हैं। तो राजनीति के अंदर भी युवा लोगों की आज समस्या हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ एग्जाम्पल आप देख लिखोगे कि जैसे यूनिवर्सिटी स्तर पर आजकल बहुत सारे ऐसे युवा जो उनके अध्यक्ष है वो काम कर रहे हैं, और जो आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको बहुत अच्छे से एड्रेस कर पा रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल जो एटीट्यूड है ना वो सुधर रहा है। तो आम जन में भी युवाओं के प्रति जो युवा नेता है उसके अंदर एक सकारात्मक रवैया आ रहा है, वो उनको पसंद कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हाँ ये अपना देश का भविष्य बनाएंगे। तो ऐसा एक क्या आ गया, पॉलिटिकल एटीट्यूड आ गया। इन्वायरमेंट को लेकर एटीट्यूड क्या है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, देखो अब मैं बताने लग गई हूँ आपको डाइवर्सिटी कैसे लिखना है। कितने इस क्वेश्चन को मैं है ना, अब इस क्वेश्चन जो भी कोटेशन वाले क्वेश्चन है मैंने ये फार्मूला बना लिया अपना। ये 10 अंगुलियां है ना, इन 10 अंगुलियों को इस्तेमाल करना। कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक अंगुली पे इन्वायरमेंट एथिक्स लिखो कि मुझे एक पॉइंट तो मेरा इन्वायरमेंट एथिक्स का आना चाहिए, एक मेरा आना चाहिए सामाजिक एथिक्स का, जिसमें आप परिवार इनके बारे में बात कर सकते हो, परिवार समाज की बात कर सकते हो, या आप महिला लैंगिक समानता या लैंगिक जो संवेदनशील मुद्दे हैं, थर्ड जेंडर हो गया, बाकी और भी जो लैंगिक संवेदनशील मुद्दे उनको शामिल कर सकते हो। कोई जस्टिस इसके अंदर वो एग्जाम्पल इस्तेमाल कर लेना। देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक आ गया अपना इन्वायरमेंट का, एक आ गया अपना एग्जाम्पल समाज का, समाज में चाहो तो परिवार समाज इनकी बात करना, भ्रष्टाचार की इनकी बात कर सकते हो समाज में, या बात कर सकते हो वुमेन इंपावरमेंट की बात कर सकते हो, लैंगिक समानता की बात कर सकते हो, ये आ गया। इसके अंदर एक आर्थिक भी लेके आ सकते हो, कोई भी एक आर्थिक आपको लगता है वो ला सकते हो। इसमें एक सिविल सेवक जरूर घुसाना, सिविल सेवा का जो गुण है ना कि वंचित वर्ग के प्रति कल्याण की भावना उसमें, वो जरूर घुसाना, कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर निकल के आ जाएगा। आप किसी महान थिंकर को एग्जाम्पल जरूर घुसाना। जैसे मैं इसमें महात्मा गांधी का लेके आता हूँ, महात्मा गांधी का नजरिया देश को लेकर क्या था कि उनको ये पता था कि अंग्रेजों से हम डायरेक्ट नहीं लड़ पाएंगे। तो उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्या था कि क्यों ना हम सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। आगे ना पॉइंट, ये लिख लो, चलो एक काम करो लिख लो कि जब भी फंसो ना अपनी 10 अंगुलियों को याद करना कि बचाओ मुझे मैं क्या करूं, याद नहीं आ रहा मुझे। ये एक्चुअली में मेरा फार्मूला है, मैं रियल एग्जाम में जब भी फंसता हूं ना तुरंत याद करता हूँ, अरे यार ये क्या हुआ, ये तो है ना मेरे पास, क्यों डर रहा हूं मैं। ये लिख लो, एक काम करो, चलो लिखो, लिखना शुरू करो कि जब भी फंसो ना कहीं भी किसी भी क्वेश्चन फंसो, और ये फार्मूला यहाँ के लिए नहीं है, ये आपके लिए सब जगह। मान लो इस पर निबंध भी लिखना होता ना और आप फंस गए होते, तो वहां से आपकी हेल्प करने वाली आपकी अंगुली आपके साथ में है। तो एक लिख लो कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना लो कि मेरा एक जादुई सॉफ्टवेयर है मेरे पास, तो उसके अंदर लिखो कि जब भी फंसूंगा, मैं आपको इसको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, इस चीज को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा अभी आपको कि मुझे इन्वायरमेंट इथिक्स वाले में इन्वायरमेंट इथिक्स की बात करनी है, मुझे समाज की बात करनी है, मुझे अर्थव्यवस्था की बात करनी है, उसमें अर्थव्यवस्था को भी जोड़ लेंगे वंचित वर्ग के साथ कल्याण करके। एक मुझे सिविल सेवा का कोई एग्जाम्पल देना है कि जैसे एक सिविल सेवक कोई है, जैसे वो आ गया आर्मस्ट्रांग पामल आ गया, लगभग वहां पे सिविल सेवक आए थे नेगेटिव एटीट्यूड के आए थे, उनमें संवेदनशीलता नहीं थी, लेकिन जब वहां से वो गुजर रहे थे उन्होंने देखा यार ये क्या, ये तो बड़ा गंदा रास्ता है, यहाँ पे तो मेरी गाड़ी नहीं चल पा रही, तो आम लोग तो बेचारे कैसे जा पाएंगे। तुरंत उन्होंने योजना बनाई, वहीं खड़े रह के सबको फोन किया कि भाई ये काम करते हैं, और अगले 1 महीने में जुट गए, खुद भी लग गए वो। उनकी डॉक्यूमेंट्री वगैरह यूट्यूब पे देखोगे तो वो खुद भी पत्थर वत्थर जोड़ के, शायद जहां तक मुझे याद है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा लेकिन याद है मुझे वो कहानी कि वो खुद भी जुड़ गए थे, उनके साथ जुट गए मतलब, है ना। आप देखोगे जैसे एक एग्जाम्पल याद आया था, साउथ इंडिया की कोई वो है मतलब कलेक्टर थी कौन, मतलब ऐसा है कि एक दलदल वाला एक कीचड़ वाला रास्ता है, तो वो खुद उससे चल रही है, खुद चल रही है वहां से। जब मतलब एक कलेक्टर मानो, उनके साथ बहुत सारे टीम है, एसडीएम है, एडीएम है, बहुत सारे हैं, एक कलेक्टर पैदल चल के उस कीचड़ से निकलती है, तो आप एक बार शर्म करने वाली हालत हो जाएगी जो साथ में वाले होंगे, जितने भी इंजीनियर होंगे सारे। इसका मतलब वो व्यंग्य था, जब वो वहां से गुजर रही थी वो उनके लिए व्यंग्य था। मुझे एक तस्वीर याद आ रही है न्यूज की, है ना। तो वो दृष्टिकोण था उसका कि यार ऐसा तो ये नहीं करेंगे कमाल, है ना, क्यों ना आज मैं पैदल ही चलती हूँ, मैं गवर्नेंस का या कोई योजना, या आजकल चलती है रात्रि चौपाल चलती है मान लो कहीं भी, है ना। तो वहां रात्रि चौपाल में क्या होता है, सुना आपने कभी, एग्जाम्पल इस्तेमाल कर लेना इसका। रात्रि चौपाल बोलते हैं इसको कि जैसे आज जैसे मतलब एक गांव है मान लो, आज जैसे मेरे गांव है, आज न्यूज़पेपर में आया कि आज आपके गांव में रात्रि चौपाल होने वाली है। तो रात्रि चौपाल होने वाली है इसका मतलब सारा प्रशासन वहां पे आएगा, वहां के जनप्रतिनिधि भी आएंगे। तो उसमें रात को बैठ के गांव के जो मुद्दे होते हैं ना उन पे बात करते हैं कि नाली बनी नहीं बनी, सड़क बनी नहीं बनी, स्कूल की छत कैसी है। उसके अंदर बहुत बढ़िया फायदा होता है जो गांव वाले होते हैं ना पक्का खिंचाई करवा देते हैं। मान लो जैसे मैं किसी एसडीएम कार्यालय में गया हूँ कि यार मेरी ये सड़क नहीं बन रही है, मेरे हालत देखो कितना बेकार हो रखा है, एसडीएम वहां पे कई बार नहीं सुनते हैं, भाई एटीट्यूड होता है, कई बार नेगेटिव माइंड सेट होता है ना। तो रात्रि चौपाल में क्या होता है, जब वो खिंचाई करते हैं ना, आम जनता बोलती है सर इसके पास गया था मैं, 5 बार मैं जा चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी इसने कोई हाल मतलब नहीं किया। फिर वो जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि एसडीएम साहब बताओ क्या हाल है कई बार तो ना ये जिला चौपाल भी होती है, जिला चौपाल में क्या होता है फिर सांसद भी आते हैं, एमएलए भी आते हैं वहां के, और साथ में कलेक्टर भी, एसपी, सारे लोग आते हैं। अब है ना वहां के जो सांसद होते हैं, सांसद को क्या चाहिए भाई, पॉपुलरिटी चाहिए, सही बात है, और वो काम नहीं करेगा तो पॉपुलरिटी कैसे आएगी।
तो वो पंचायत जानबूझ के करवाते हैं आजकल। तो मैंने देखा है कि कोई मान लो प्रसिद्ध नेता है, उसको वो मौका मिल जाता है कलेक्टर की खिंचाई करने का या एसपी की खिंचाई करने का। मान लो किसी के साथ न्याय नहीं हुआ वहां पे, तो वहां पे बड़ा वो रोचक रहता है। कभी जाना आप इनकी जो चौपालें होती है ना, उनमें पक्का जाना। देखते, क्योंकि मेरे जो साथी दोस्त है ना, वो बताते हैं कि यार आज तो ड्यूटी वहां लगी हुई है, हमारी चौपाल में लगी हुई है, तो वहां पे आज मतलब अच्छे काम होंगे, जनता के साथ रूबरू होंगे। तो वो एक पॉजिटिव भी है कि उससे पारदर्शिता, तटस्थता, जिम्मेदारी, जवाबदेता, ये सारी चीजें निकल के आती है। तो किसी न किसी एग्जाम्पल में रात्रि चौपाल जरूर इस्तेमाल करना। अब देखो, मैं क्वेश्चन में तो बताया नहीं कैसे लिखा, मैं अपना यहाँ पे जो प्रैक्टिकल आपको नजरिया बता रहा हूँ ना, ये आपको नंबर दिलाएगा। ये प्रैक्टिकल नजरिया जो थिंकिंग हम कर रहे हैं, अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपको नंबर दिलाएगा। अब मैं आपको बता रहा था वो पर्यावरण सामाजिक, ये बता रहा था, मैं प्रशासन पे आ गया, प्रशासन में रात्रि चौपाल में चला गया, रात्रि चौपाल से उन लोगों के एटीट्यूड, अभिवृत्ति, उन पे चला गया। अब रात्रि चौपाल से बहुत सारे मुद्दे निकल के आते हैं, ठीक है, वहां से इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, रात्रि चौपाल को भी। तो ऐसे करके, अच्छा, हम जो 10 पॉइंट बता रहे थे आपको, हिसाब से आगे जब बढ़ेंगे तो और भी पॉइंट आ सकते हैं उसमें, और पॉइंट क्या आ सकते हैं, उसको एआई के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। अभिवृत्ति, एआई को लेकर क्या आजकल अभिवृत्ति है, मतलब एआई पर बहुत ज्यादा मोनोपोली होती है कई बार, तो उसका कैसे हम समावेशी दृष्टिकोण रखेंगे, सस्टेन डेवलपमेंट का गोल लेके आएंगे, या सस्टेन डेवलपमेंट की बातें कर सकते हैं। ऐसे करके 8-10 बातें उसमें हो सकती है, मतलब प्रैक्टिकली। जन सुनवाई बोलते हैं काव्या, बिल्कुल सही बात है, जन सुनवाई भी बोलते हैं, हर जगह होती है आजकल। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी शब्दावली होती है काव्या, ऑप्शनल सब्जेक्ट की अलग शब्दावली होगी। हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कोई हो आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा सब्जेक्ट या कोई हो, उसमें यूज कर सकते हैं। अभी हम इथिक्स की बातें कर रहे हैं, इथिक्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको जब बताया था कि एक कलेक्टर थे, एक बार आपने एक घटना सुनी होगी, एक बार ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकली आप लिख सकते हो। जैसे एक स्कूल है, मान लो गवर्नमेंट स्कूल है, उन स्कूल को काफी शिकायत मिल रही है कलेक्टर को ना, और कलेक्टर साहब क्या करें, मतलब वो स्कूल मतलब चल नहीं रही सही ढंग से ना, और वहां पे अध्यापक टाइम पे भी नहीं आते। उन्होंने बहुत कोशिश किया ना, उन्होंने वो रूल रेगुलेशन, नियम कायदों की काफी बात की, लेकिन उनका व्यवहार परिवर्तन नहीं हो पाया। तो अब उनको क्या लगा, मतलब क्या किया जाए ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे का, ये कहा मतलब असली घटना है, उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में करवा दिया अपनी बच्ची या बच्चे का उसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। फिर देखो कितना बदल गया, उनको सबको वो बैठ गया कि कलेक्टर साहब की बेटी यहाँ पढ़ रही है, आप सोचो। तो अब टीचर सारे टाइम पे आने लग गए, सारे वो बच्चों को ढंग से पढ़ाने लग गए, उनका रिजल्ट भी सुधर गया। मतलब उन्होंने अपना एग्जाम्पल लिया, भाई मैं अपनी बच्ची को, चलो मैं जो कमी रहेगी उनको ट्यूशन वूशन करा दूंगा, जो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन एक बार ये बदलते हैं इसको। हर वो खुद भी आ गए वीकेंड में क्लासे लेने। देखो, ये एक घटना मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, लेकिन मैंने इसको रिलेट कर लिया कि हाँ, इसको एग्जाम्पल बनाया जा सकता है ना। जहाँ पे एटीट्यूड बदलाव में इनमें इस्तेमाल करेंगे ना, संवेदनाओं में, इनमें सब में ये एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे। अब नाम में क्या फर्क पड़ता है, आप किसी कलेक्टर राजू का नाम लिख दो या कलेक्टर मीरा का नाम लिख दो, जो आपको ठीक लगता है, ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपके रियल एग्जाम्पल है या आपने कुछ क्रिएट किए हैं, वो तो आपकी कला है भाई, क्रिएट करने की, कर सकते हो। एग्जैक्टली याद नहीं आता ना कई बार, ऐसे कई बार कर सकते हैं उसको यूज में ना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में आते हैं। आपने एक घटना और देखी होगी कि मिड डे मील का खाना बहुत बेकार आ रहा था, एक कलेक्टर, तो एक बार वो कलेक्टर उस स्कूल में जाता है, खुद ही जाके मिड डे मील का खाना खाने लगते हैं। वो खाना इतना मतलब गंदा शायद ऐसा था, मतलब अब कलेक्टर साहब खुद ही बैठ के वो खाना खाने लगे। आप सोचो अब ये कितना मतलब उनके लिए हालत खराब करने वाला था, सुधर गए सारे। तो ये एटीट्यूड होता है, मतलब समझ के। अच्छा, कुछ रिलेट कर पा रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज को समझ पा रहे हो ना, कि कैसे प्रैक्टिकली आंसर लेके जाते हैं। और वो रोचक बातें यहाँ नहीं है मेरे पास, वो कहानियां, वो चुटकुले वो मेरे पास नहीं है। आप भूल से कहीं आ गए हो यहाँ पे कि यार मतलब हम वहां पे एथिक्स पढ़ रहे थे, वहां तो यही बातें चल रही थी। मतलब मेरे पास तो ये प्रैक्टिकल नजरिया है जो एग्जाम में नंबर दिला सकता है आपको, इतना ही है मेरे पास, वो नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। और इतना बोरियत नहीं बना रहा हूँ मैं, इसलिए तो आपको ना इंटरेस्टिंग चीजें सुना रहा हूँ। और आप, अच्छा, एक काम कर सकते हो आप ना, ये इंटरेस्टिंग कहानियां पढ़ना चाहते हो जो अपने इथिक्स में और ऐसे में काम आती है, तो एक साइट है बेटर इंडिया। बेटर इंडिया साइट अपने गूगल में करना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो हिंदी में देखना बेटर इंडिया। आप बेटर इंडिया को एक बार मतलब कहानियां पढ़ना शुरू कर दो, या जो रोचक उनके जो कर्म है ना, उनको पढ़ना शुरू कर दो। आपका खुद का नजरिया बहुत तगड़ा बदल जाएगा। तो betterindia.com देखना, अभी भी होगी शायद, जो मैं भी कई कई दिन तक पढ़ता था। बहुत तगड़ी मतलब जो चाहिए अपने को, ऐसे और इथिक्स के लिए जो कंटेंट चाहिए ना अपने को, वो मिल जाता है कई बार यहाँ से। पढ़ा है किसने बेटर इंडिया पे? बेटर इंडिया पे कोई कहानी रोचक कुछ भी, मतलब इथिक्स के हिसाब से या कई निबंध के हिसाब से कुछ पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो इसको आप यूज करना, बेटर इंडिया यूज करना। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आप भी है ना बेटर इंडिया से वो निकाल के वो ही दे दो हमें
तो फिर वही बात हो जाएगी है ना। मैं लिखता था, मतलब बेटर इंडिया में जब भी देखता था ना, जब मेंस लिख रहे होते तो पता था कि यार कुछ कंटेंट निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकालें हम। तो तुरंत एक दिन बैठे बेटर इंडिया पे और एक डायरी ली और डायरी में तुरंत तुरंत नोट्स बनाना शुरू कर दिए। अभी मेरी छोटी वाली पॉकेट वाली डायरी मिल नहीं रही है, नहीं तो मैं दिखाता आपको ना कि मैं पॉकेट वाली डायरी कैसे रखता था। जैसे मैं कभी कहीं जा रहा हूँ, मेट्रो में जा रहा हूँ, उस समय दिल्ली भी रह रहा था बीच में मेंस के टाइम में, तो उसको पॉकेट वाली डायरी बहुत काम आती थी। उसमें मैंने डायग्राम भी बना रखे थे छोटे छोटे, एग्जाम्पल भी लिख रखे थे सारे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, उस डायरी को मैंने टेलीग्राम, बड़ा वाला टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर किया था आज से 2-3 साल पहले। शायद वो वहां मिल जाए आपको। जो अपना बड़ा वाला टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर ऊपर ही ऊपर सबसे पहले कभी शेयर किया था मैंने उसको, उस डायरी को शेयर किया था, वो दिख जाएगी, पॉकेट वाली डायरी होगी। अभी मिल जानी चाहिए वहां पे, श्योर नहीं हूँ मिलेगी नहीं मिलेगी। चलिए ग्राउंड एग्जाम्पल बच्चों ने पढ़ा है, बच्चे को बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ा है हमने। थ्रेड में भी आता है, अच्छा ठीक है, ये पढ़ा करो आप। सोशल मीडिया पे कोशिश करो, जैसे इंस्टाग्राम आप देख रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो। काव्य मुझे श्योर नहीं कि अब वो मिलेगी नहीं मिलेगी, वो 3 साल पहले की बातें थी। अब टेलीग्राम पे सबसे ऊपर देखना पड़ेगा, देखता हूँ मैं, मिल जाए तो। हाँ कोमल, बेट इंडिया पे 2-3 दिन में या डेली कई बार आते रहते हैं उनके। तो जैसे आप ऐसा काम कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हो मान लो, तो वहां पे बेटर इंडिया का पेज फॉलो कर लो। आप फेसबुक देख रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो, तो वहां बेटर इंडिया का वो उनको सब्सक्राइब कर लो, अपने आप काम हो जाएगा। जैसे मैं भी ऐसा कर रहा था कि मुझे कुछ केस स्टडी चाहिए आपको ना, कोई भी केस, एक चैनल आता है ना, वो एक हिंदी का चैनल है, DW करके, कौन सा चैनल था एक, उस पे भी कई बार जैसे इन्वायरमेंट है, साइंस और टेक है, उनके कई वीडियो आते थे, तो उनको रख लिया मान लो ना। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, कोई नहीं। इसको काफी है, एथिक्स में ये काफी है, ज्यादा नहीं करना, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, ज्यादा कंटेंट बताऊंगा नहीं, ज्यादा कंटेंट किसी काम का भी नहीं है, बस इतना नेचुरल है जो नेचुरल रखना है। ठीक है, तो अब बताओ इस क्वेश्चन को, अब देखने का नजरिया आपको देखो, क्या नजरिया आपका बदला अलग अलग एंगल से। तो इंट्रो क्या था कि सफलता या सफलता क्षमता से अधिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। ये तो हमारा हमारा नजरिया है कि हम सफल है कि असफल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने, मेरी यूपीसी की जर्नी अब समाप्त हो गई है ना, बहुत सारे लोगों की नजरों में मैं असफल हो गया कि यार वो तो एग्जाम पास ही नहीं कर पाए, वो तो ये, वो उनका नजरिया था। और मेरी नजर में मैं इतना ज्यादा सफल हो गया। ये डायलॉग बन गया ना। रियल बता रहा हूँ, मैं अपनी नजर में, मेरे दृष्टिकोण में मैं इतना सफल हूँ आज है ना, मैं इतनी, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी लाइफ में कि मैं आज इतना सफल हो पाऊंगा। हर दृष्टिकोण से। एक प्यारी सी फैमिली है, प्यारी सी बेटी है, वाइफ है, माता पिता है, हाँ, अर्निंग अच्छी खासी हो रही है, और इतनी बड़ी फैमिली है जो आप अभी बैठे हो। मतलब फैमिली कितनी एक्सटेंड होगी, इतना सोचा थोड़ी था मैंने। मैं कल को आईएएस बनता तो मेरी एक छोटी सी फैमिली बनती, या मेरा ग्रुप बनते, ये बनते। लेकिन ये तो उससे भी बड़ा हो गया, कितना व्यापक ग्रुप हो गया आज, कितने लाखों बच्चे अपने साथ जुड़े हैं। मतलब सोचा था कभी? नहीं सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं 2000 जैसे तैयारी कर रहा था यूपीसी की, मुझे हमेशा ये देखा कि हाँ इस बन जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं सोचा कि कभी यूट्यूब पे आएंगे, ये करेंगे और पढ़ाएंगे, और इतने मतलब लोगों के साथ जुड़ेंगे, और इंस्पायर करने का मौका मिलेगा। जब जब मौका मिलेगा तो उनको इंस्पायर भी करें कि मतलब सफलता असफलता केवल एक देखने का नजरिया है। रियल में आप सफल ही होते हो, असफल कभी होते नहीं हो। वो तो ठोकरें होती हैं जो खाकर हम सीखते हैं। मतलब किसी एग्जाम में फेल होके, किसी लाइव इंसिडेंट से, वो तो ठोकरें हैं, कोई असफलता थोड़ी ना है। किसने डिसाइड किया सफलता असफलता का मानक? खुद डिसाइड करोगे। आप अपने मानक खुद डिसाइड करो, मैंने अपने मानक खुद डिसाइड किए हैं भाई। लोग मुझे कई बार बोलते हैं, जब भी जाता हूँ बाहर निकलता हूँ, लोग बोलते हैं यार, वो ऐसे दया की दृष्टि से, यार एग्जाम नहीं निकला, यार तुम्हारा तो वो हो गया। तो मैं उनको फिर समझाता हूँ, मैं अपना नजरिया बताता हूँ कि मैं आज कितना सफल हूँ। बाद में वो कहते बात तो सही है, बाद में उनका नजरिया बदलता है कि यार बात तो सही है आपकी। किस चीज में असफल है भाई, बताओ तो सही एक बार, किस चीज में आप असफल हो? किसी में नहीं। नीरज, व्यक्तित्व बनेगा आपका, हाँ, सबका अपना अपना एक यूनिक व्यक्तित्व होता है, और वो बनता है अपनी परिस्थिति। सबसे अच्छा व्यक्तित्व बनता है किताबों से। आप अच्छी किताबें पढ़ते हो ना, तो आपका एक अच्छा चरित्र निर्माण होता है। आपकी मित्र मंडली से, जैसे लोग आपके आसपास रहेंगे ना, वैसा आपका क्या रहता है, चरित्र बनता है। जैसे मैं जैसे हूं, मेरे आसपास कौन से लोग हैं, तो उससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपकी मित्र मंडली में, आपके ग्रुप में गंदे लोग होंगे ना, तो उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो आपकी व्यक्तित्व पर फर्क डालेंगे। तो तुरंत क्या करो, या तो आप निकल जाओ या उनको निकाल दो। दो ही तरीके हो सकते हैं। गांधी जी ने कहा ना कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है उसको बदल नहीं सकते, तो हमें खुद को पलायन कर जाना चाहिए। इसका मतलब वो नहीं कि कायरता है, कायरता नहीं, वो भी एक अहिंसा का रूप है, सत्य का रूप है, कि आपने अपने मतलब नैतिकता के लिए ग्रुप ही छोड़ दिया। या मतलब जैसे कुछ लोग हिंसा कर रहे थे,
भाई लोग बोलेंगे हम डर के भागे, डर के नहीं, वो हमारी नैतिकता की हमें हिंसा नहीं करनी है, इसका मतलब डर नहीं है। लेकिन बात जब वसूलों की आएगी, मान लो कल को वो किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर हम डर के थोड़ी भाग देंगे, फिर तो सामना करके पिटाई करेंगे वहां पे। ये बात है ना, तो हमेशा ये होता है। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो आपकी परिस्थिति से, आप कहाँ रहते हो, क्या पढ़ते हो, कैसी मतलब आपकी फैमिली है, कैसी आपका पालन पोषण है, ये सब पढ़ के है ना, कैसे व्यक्तित्व बनता है, इसी से तो व्यक्तित्व बनता है। आपकी स्कूल है वगैरह ये सब बनाती है। ओके, तो ये आप आराम से लिख सकते हो इसमें। दृष्टिकोण का महत्व है, थोड़ा सा बता सकते हैं कि इस दृष्टिकोण का, पॉजिटिव दृष्टिकोण का महत्व क्या होगा, कैसा होगा, तो उसमें थोड़ा सा बता सकते हो कि हमारा दृष्टिकोण न केवल हमारे फैसलों को प्रभावित कर, बल्कि हमारे व्यवहार, रिश्तों और मानसिकता को भी आकार देता है। ये सत्य बात है, मतलब आपका नजरिया, बिल्कुल आपका नजरिया ही सब कुछ बदल सकता है, आपके आसपास का एकदम माहौल ही बदल देगा यदि आपका नजरिया पॉजिटिव हुआ ना। इसको अच्छा उसमें भी ला सकते हैं, स्वच्छता में ला सकते हैं, वो पॉइंट आने लगे ना कि जैसे ये था ना कि हमारी पीढ़ी की ये है कि नजरिया, वो दृष्टिकोण अच्छा है, तो स्वच्छता को लेकर ये लिखना है पक्का, 2014 वाला जो है ना अपना स्वच्छ भारत अभियान, वो पक्का लिखना है। पहले लोग खुले में शौच करते थे, सामान्य घटना मानते थे कि यार खुले में जाना अच्छा लगता है उनको, गाँव में आज भी आदत लोगों की आदत होती है कि यार खुले में बैठना अच्छा लगता है, जबकि सच्चाई क्या है, वो गलत चीज है ना। तो फिर लोगों को ये जागरूक किया गया कि टॉयलेट बनाओ घरों में, तो इससे क्या होगा, ना केवल आपको मतलब बीमारियों से दूर रहोगे, बल्कि एक माहौल भी ठीक रहेगा, विशेषकर महिलाओं के साथ में। नहीं तो कितना खराब लगता था पहले। तो ये इन लोगों का नजरिया बदला स्वच्छता को लेकर, आज देखो हर व्यक्ति स्वच्छ रहना चाहता है, अपने घर को भी बाहर को भी स्वच्छ रखना चाहता है। नजरिया बदला ना, आज हम रोल मॉडल मान रहे हैं ना मोदी जी को। मोदी जी खुद झाड़ू लेके निकल जाते हैं, कई बार देखा होगा वीडियो में। तो वो प्रेरित कर रहे हैं, मतलब ठीक है, वो प्रेरणा हमारे लिए कि मतलब हमारे जो राष्ट्र के प्रमुख है, मान लो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री जी, वो खुद इन चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कोई बीच को साफ कर रहे हैं, वो है ना, आपने देखा होगा सागर के किनारे किसी गंदगी को उठा रहे हैं, कभी किसी पार्क को साफ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए प्रेरणा है, वो नेतृत्व करता है। तो उनको प्रेरणा लेनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप किसी भी विचारधारा के रहो। आप यदि संस्था को फॉलो करते हो, आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है, तो आप उस चीज को सही मानोगे कि यार आदमी ठीक तो कर रहा है, मतलब बढ़िया कर रहा है। नकारात्मक दृष्टिकोण अनेक अवसरों को छीन सकता है, ये बहुत आप देख लेना चाहिए, मैंने भी ऐसा देखा है। जब आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा ना, तो आपकी वैसे तो एनर्जी नहीं है कि किसी काम करने की। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये एटीट्यूड आ गया, यार ये कंटेंट पढ़ के आगे 130 नंबर, कुछ नहीं होना जाना, हमें तो उस फेमस कोचिंग का फेमस टीचर उनके नोट चाहिए, उनसे पढ़ना है, तब जाके मुझे एथिक्स में इतने नंबर मिलेंगे। तो नेगेटिव एटीट्यूड आते क्या होगा, ये कंटेंट आपके लिए कोई किसी काम का नहीं है अब। ठीक है, अब भागोगे, अब उस अंधी दौड़ में भाग गए, अब कंटेंट वाले पीछे आए थे, कलेक्टर बन रहे हो कंटेंट कलेक्टर, कंटेंट का कलेक्शन कर रहे हो, तो वो अलग दिशा हो जाएगी। और वही आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कि यार इतना पढ़ के ये कंटेंट तो ठीक है, इस्तेमाल करना है, नंबर आ जाएंगे। मेरा भी एटीट्यूड था, मुझे भी पता था एथिक्स मुझे किसी से नहीं पढ़नी, किसी टीचर से नहीं पढ़नी मुझे एथिक्स। तो वो एटीट्यूड था कि हाँ एथिक्स क्या है, खुद को पढ़ के, ऐसे एथिक्स में मैंने खुद ही किया भाई, और चीजों में मैंने हेल्प ली है, बहुत सारे टीचरों की वीडियो देखे, ये किया है, लेकिन ऐसे एथिक्स का डेवलपमेंट खुद ही किया है। और ये मैं प्राउड से कह सकता हूँ, कोई टीचर आगे ये नहीं बोल सकता ये मेरी क्लास में था ऐसे वाली में, या ये एथिक्स की क्लास में था, कोई टीचर नहीं बोल सकता, चैलेंज देता हूँ इस बात को। हाँ मैंने जीएस वगैरह कहीं से थोड़ा थोड़ा लिया है, मान लो किसी इकोनॉमिक्स पढ़ना, तो इकोनॉमिक मुनाल सर से पढ़ाई था, ज्योग्राफी आलोक रंजन सर से पढ़ाई था मैंने, मेरा एक समय पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन था, मैं राजेश मिश्रा सर से पढ़ाई था, मैं खुले नाम स्वीकार करता हूँ। ज्योग्राफी में वैलिडेशन किया था एक समय, जैसे वो अपने हिमांशु शर्मा सर है, अच्छा वैलिडेशन करवाया ज्योग्राफी में, 2019 में मेंस लिख रहे थे। तो जो चीजें वो स्वीकार करता हूँ, जो चीजें नहीं है तो नहीं स्वीकार करूंगा। जैसे एस्थेटिक्स के लिए मुझे कोई बोल दे कि हाँ ये तो हमारे से पढ़े हैं, तो चैलेंज है, नहीं पढ़े, खुद से डेवलप किया है, नंबर ही उसमें सबसे ज्यादा है। मुझे एक बात पता चली कि जो चीजें हमने खुद से किया ना, उनमें नंबर भी ज्यादा है, और जो चीजें हम दूसरों से पढ़ते हैं उसमें हमारे एफर्ट कम लगते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, नंबर नहीं आते हैं, ये तो सत्य है। ओके, ये मैं आपको जो आपको व्यवहारिक अनुभव बता रहा हूँ ना, ये बहुत मायने रखेगा आपके लिए, ठीक है। तो नकारात्मक दृष्टिकोण के एग्जाम्पल आ गए, ये बदलाव मानसिक भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से व्यक्ति को सशक्त बनाता है, ठीक है, नॉर्मल थोड़ा सा लिख दिया, इसका क्या महत्व है। उसके बाद में वो अपने फार्मूले आते हैं, अब अलग अलग लोगों के आप करना है। जैसे मैं इसको लिखता, तो एक बार मैं इसको भूल जाऊं, फॉर एग्जाम्पल चलो, वैसे इसमें जगह चाहिए मुझे लिखने के लिए, चाहिए थोड़ा सा। जैसे वो दृष्टिकोण वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मैं लिखूंगा ना, तो मैं कोटेशन वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये तो दृष्टिकोण का है। अब मैं सपोज करो इसमें मैं एक एक तो मैं लेके आ गया, संस्था का लेके आ गया, लोगों की संस्था के प्रति पहले एटीट्यूड क्या था,
तो इसमें क्या है, जैसे हमने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, लोगों ने इसको फॉलो किया। एक हम ला सकते हैं, चलो पर्यावरण को भी ले आते हैं। अब जैसे हमने बात की मिशन लाइफ की, है ना, मिशन लाइफ की बात की, तो लोग आज क्या कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, व्यक्तिगत लाइफ से, सामुदायिक रूप से, सब जगह फॉलो कर रहे हैं। एक हम बात करें लैंगिक समानता की, तो लैंगिक समानता में पहले क्या आता था, लैंगिक समानता में पहले महिला और पुरुषों की बातें होती थी। आज हम सभी लैंगिक समूह को शामिल कर रहे हैं, ये आ गया। आप इसमें वंचित वर्ग की शामिल करोगे, कोई योजना है उसको लेकर शामिल करोगे, आप सिविल सेवक का कोई एग्जाम्पल देखो इसमें लिखोगे, आप इसमें कोई महान व्यक्तित्व, जैसे मैंने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया, ये विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया, उनका लेके लिखोगे, तो कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके मैं 10 पे चला जाऊंगा। मैं इसको और भी आर्थिक दृष्टिकोण से भी लिखूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से जब भी बात आएगी तो मैं इसमें समावेशन की बात करूंगा, वित्तीय समावेशन की भी हम बात कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन की जब बात आएगी तो आप है ना उसमें कुछ स्कीम यूज कर सकते हो, जैसे उज्ज्वला स्कीम है तो वो भी महिलाओं के लिए मतलब दृष्टिकोण है, या आप किसी और वर्ग के लिए कोई स्कीम है वो उसका यूज कर सकते हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण, ये सारे दृष्टिकोण से अब आपको क्या है, ये फार्मूला है जिसको फिट कर देना किसी भी कोटेशन वाले क्वेश्चन में, गारंटी देता हूं कभी नहीं फंसोगे। कभी यूज करके देख लेना, एक बार आप खुद देख लेना, ये नजरिया आपका बदल जाएगा। ओके, समझ गए इस बात को, रिलेट कर पा रहे हो ना इस चीज को। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं, ये मैंने थ्योरी बताई कि जब भी फंसो तो अपनी 10 अंगुलियां याद रखना, वो इसलिए कि इंडिकेट करते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है। ठीक है, मैं इसमें और भी अभी नए एग्जाम्पल भी जुड़ा दूंगा इसमें। जैसे व्यवहारिक दृष्टिकोण बदलने के कुछ उदाहरण के साथ हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे विवेकानंद जी का एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, ने अपने दृष्टिकोण को बदला और निराशा से उठकर पूरी विश्व में संस्कृति और युवाओं को आत्मविश्वास से भर दिया। एक पॉइंट आ गया। ठीक है, ये महान व्यक्तित्व वाला पॉइंट था जो मैंने बताया ना कि ये लिख लो कि महान व्यक्तित्व वाला एक यूज करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा मैंने यहाँ पे मैं महात्मा गांधी का भी यूज कर सकता था, लेकिन कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे भी विवेकानंद की लिखेंगे, नीचे महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, एक ही डाइवर्सिटी को आपने बार बार लिख दिया, इतना क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रही है ना, एक ही डाइवर्सिटी को एक ही जगह रखो यूज। अब महान व्यक्तित्व का आपने विवेकानंद जी का इस्तेमाल कर लिया है, यूज कर लिया है, वैसे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, विवेकानंद जी का यूज कर लिया है, उनके उदाहरण को आपने लिखा है, ऐसा लिखना है, ऐसा बोलना है। ठीक है, देखो ये एथिक्स नहीं कहता अपना कि महान व्यक्तित्व के बारे में ऐसा बोले कि यूज करना है, ऐसा लिखना है कि हाँ हमें लिखना है महान व्यक्तित्व के आदर्श को लिखना है, तो एक ही आदर्श को लिखना है, ठीक है, अलग अलग को नहीं लिखना है। तो ये कर लिया हमने। दूसरा, अब यहाँ पे हमने यूज किया है मलाला यूसुफजई को, उनके एग्जाम्पल का यूज किया। ठीक है, तो इसमें आ गया समाज का, शिक्षा का, लड़कियों का आ गया ना, तो ये हमने सामाजिक दृष्टिकोण से इसकी बात कर ली। भारत सरकार का, जैसे हमने बात की गवर्नेंस की, तो ये डिजिटल अभियान अभियान क्या है, गवर्नेंस का है। अच्छा, उसमें एक पॉइंट गवर्नेंस भी आ जाएगा। अच्छा, किसने लिखा है, मैंने आपको 8-10 पॉइंट की बात की, किसने अपनी कॉपी में लिख लिया कि हाँ मुझे आगे से ही ध्यान रखना है, और किसने नहीं लिखा है। जिसने नहीं लिखा है वो नैतिकता नहीं है उसमें मोरालिटी नहीं, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला रहा हूँ, अपने टीचर, अपने मेंटर की आप बात नहीं मान रहे हो। एक स्टूडेंट इथिक्स है वो नहीं आप में, जिसने नहीं लिखा उसके लिए बोल रहा हूँ, और जिसने ईमानदारी से वो चीज फॉलो की है वो उस चीज के काबिल है कि वो 125-30 नंबर ले आएगा। मैं लास्ट में टिक लगा दूंगा कौन से बच्चे 130 नंबर लाएंगे, मैं लो अभी लगा देता हूँ। ये कुछ टिक लगाने वाले पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंटर बराबर क्या है, इथिक्स में 125 से 135 नंबर इजीली ला सकता है वो बच्चा। पॉइंटर कौन कौन से है, सबसे पहले अपनी बुक को 15 बार पढ़ेगा, 15 बार रीडिंग मारेगा इसकी। ठीक है, सेकेंड आरसी खुद से पढ़ेगा, लगातार नया कंटेंट मतलब नए एग्जाम्पल अपने फाइल में ऐड करता चला जाएगा, जैसे एग्जाम्पल हमने लिए अभी। फोर्थ, लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा आंसर की, अभी आंसर की प्रैक्टिस करेगा, ये होने के बाद में कोई भी पीवाईक्यू उठा के फुल टेस्ट की भी प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, और इसके अंदर एक कंडीशन शर्त है, प्री क्वालिफाई होना एक शर्त सबसे अहम है कि जो प्री पास करेगा। ठीक है, ये चीजें है आपकी, जो लिख लेना कि यदि ये कर लिया मैंने तो इतने नंबर अपने आ सकते हैं। देखो कितने बच्चों ने हैंड रेज किया कि हमने कर लिया है, तो आप काबिल होगे, उस दिशा में बढ़ गए हो 125 वाले मार्क पर। और देख लेना आप में से, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले 2 सालों में आप लोगों में से कौन होगा, या बहुत होंगे जिनका फाइनल लिस्ट में नाम होगा। और ऐसा हमने 3 साल से किया है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी मेरी वजह से बन पाया है, कभी नहीं कहता हूँ ये बात, ना मेरी वजह से कोई बन पाया है। हाँ बस ऐसे ही आप जैसे साथ रहे, मतलब मैं बहुत कम बोलता हूँ, जैसे मुझे याद है अपने, जैसे इस बैच में एक बच्चा शायद है, एक स्टूडेंट जो है 2020-22 में जब मैंने पहली बार एथिक्स पढ़ाना शुरू किया था, जूम मीटिंग से, है ना, 2020 की बात है, लॉकडाउन की, तो उसमें हमारे साथ एक नन्हे मुन्ने 20-21 साल के बच्चे जुड़े थे, आशीष पुनिया उनका नाम है। और
आशीष पुनी आज कहाँ पे, आईपीएस तमिलनाडु कैडर। मैं सही बताऊं तो मैं भी भूल गया था, क्योंकि बाद में 1-2 साल का गैप आ गया था, लेकिन उन्होंने बाद में बताया था, जिक्र किया था। फिर मैंने एक दिन देखा उनकी फीस भी आई हुई थी। उस समय मैं 1500 रुपये लेता था इथिक्स पढ़ाने के, 1000 या 1500 रुपये, तो उनकी फीस भी, मतलब मुझे प्राउड फील हुआ कि बच्चे इस बेस से ही बच्चा निकला है। तो इसमें क्या हुआ, मेरी कोई भूमिका नहीं है उसमें, वो अपनी मेहनत से निकला है। लेकिन जैसे आप लोग जुड़े हो ना, वैसे ही वो जुड़े थे। ठीक है, सेम यही था मतलब। जैसे अपने दीपक चौधरी है, वो हमेशा बोलते थे कि सर मैं आपसे यूट्यूब से पढ़ा हूँ मैं। बाद में वो पर्सनल मेंटरशिप आंसर राइटिंग वाले में थे, मतलब 3 महीने के लिए हमारे पास ही थे। मतलब यूट्यूब से उन्होंने काफी कंटेंट पढ़ा था, बहुत सारे। इस साल जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ तो कम से कम 10 या 20 मैसेज आए थे। हालांकि मैं इसे मार्केटिंग नहीं करता हूँ कि उसको निकाल के मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो नहीं करता, बहुत कम करता हूँ, बहुत कोचिंग वाले करते हैं। लेकिन मैं तो कोई एक आधा मैसेज कभी भूले भटके लिखता हूँ, बाकी मैं पर्सनल बातें मैं वहां नहीं डालता हूँ कि हाँ मैं मार्केटिंग कर लूँ, देखो ये अपना कंटेंट पढ़ रखा है इन्होंने, अपने स्टूडेंट है, ऐसा कभी नहीं। बहुत रेयर होगा कि कोई मैसेज मैंने डाला भी होगा, आप देखते होंगे। तो अपनी मार्केटिंग आप ही हो बस, बच्चे मतलब जो बोल रहे हैं वही मार्केटिंग है कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। प्रियंका, आपने अभी नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया आपको। प्रीलिम्स भी ऐसे ही चलता है, जैसे अपन दिसंबर में जाएंगे ना तो प्रीलिम्स भी ऐसे निकलेगा, लेकिन वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं तो वही करने वाला हूँ जो आपको भी करवा रहा हूँ, हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखने वाला हूँ। ठीक है, एक दृष्टिकोण हो गया महान व्यक्तित्व का। ये अब कोड वर्ड इस्तेमाल करना है अपना, कि महान व्यक्तित्व का एग्जाम्पल इस्तेमाल करना है। एक अपना समाज के हिसाब से सोशल दृष्टिकोण से ये आ गया कि हमने ये कर लिया, लैंगिक समानता का इसको लेकर आ गया, ये आ गया गवर्नेंस के दृष्टिकोण से। तो उस कोड में गवर्नेंस पे लिख लो, अपने वाले कोड में। दोबारा रिपीट करा दूंगा जल्दी से लास्ट में, कि हर क्वेश्चन में ये यूज कर सकते हैं। एक नॉर्मल इसमें आया है कि इसमें हमने एक अलग एग्जाम्पल इस्तेमाल किया है, चिकित्सा स्वास्थ्य का भी इस्तेमाल किया है। वही साइंस का भी तो ले सकते हैं ना कोई पॉइंट, तो स्वास्थ्य का एक कंटेंट हमने यूज कर लिया है। दृष्टिकोण में सामाजिक परिवर्तन, व्यक्ति के दृष्टिकोण में बदलाव से सामाजिक विसंगतियां दूर होती है। ये देखो आ गया पर्यावरण का दृष्टिकोण। अब पर्यावरण जब भी बात आएगी तो ये मिशन लाइफ से लेकर ये जरूर लिखोगे अपना, कि आजकल हम मिशन लाइफ की बात करें, हर एक व्यक्ति पर्यावरण को लेकर सीरियस हो गया है। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, यूज एंड थ्रो की जगह आजकल क्या करने लगे, कि हम इसका कलेक्शन करेंगे और रिसाइकिल उसका करेंगे, आजकल ये हमारी सोच हो गई है। तो इन्वायरमेंट का भी आ गया, तो 6 पॉइंट उसमें आ गए। 6 पॉइंट को लेकर हम व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। लास्ट में एक सकारात्मक क्या लिखोगे, निष्कर्ष लिखोगे कि सकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तन और नैतिक वृत्ति से मेल व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझकर न्याय संगत मानवीय और सभ्य व्यवहार करता है। ठीक है, नियमों का पालन, ये कई जगह छूट रहा है, पालन ही नहीं करता है, ये लिख लेना, कि वो पालन ही नहीं करता बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझकर न्याय संगत वो करता है। यहाँ पे ही जोड़ लेना बाद में, या मैं कर जब दोबारा कंटेंट वो असूदिया होगी तो मैं हटाता चला जाऊंगा इनको, मैं कर दूंगा एडिट इनको। लेकिन जिन्होंने प्रिंट आउट निकाल लिया, प्रिंट आउट में कर लेना, वो निकाल लेते हो तो। अगला क्वेश्चन, उसको रिपीट थोड़ी करूं कि क्या याद रखना है, मैं ऐसे ही रिपीट करा देता हूँ कि उसमें समाज की बात आएगी तो समाज में क्या आएगी, शिक्षा, महिला, ये सब पॉइंट आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा समाज का। दूसरा पर्यावरण की बात आएगी तो उसमें पर्यावरण नैतिकता, लाइफ मिशन से लेकर इनकी बात कर सकते हो, कि आप किसी मानवीय जीवन जैविकता इनकी बात कर सकते हो। एक पॉइंट साइंस का आगे, जैसे इसमें हमने स्वास्थ्य का ले लिया था, चिकित्सा का ले लिया था। एक पॉइंट महान व्यक्तित्व का आ जाएगा, एक पॉइंट गवर्नेंस का आ जाएगा, एक वंचित वर्ग के प्रति करुणा वगैरह इनका आ जाएगा, इम्पेथी सिंपेथी जी का आएगा। ठीक है, और किसका आ सकता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय का एग्जाम्पल हो, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का कोई युद्ध का इनका एग्जाम्पल देके भी लिख सकते हो। ऐसे 10 एक पॉइंट आ सकते हैं, आप सोचोगे तो वो बन जाएंगे। अर्थव्यवस्था का आ जाएगा कोई पॉइंट, जिसमें समावेशिता, सस्टेन डेवलपमेंट इनका आ जाएगा। योगेंद्र सिंह राजपूत, आप अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बोला है इंटरव्यू में कि आपका नाम लिया है, मुझे पता नहीं, बहुत कम बच्चों का पता है। हाँ, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि है ना, हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यार्थी है ना, उसके पास है ना ये बुक है, मतलब नो डाउट ये बुक है ना, हिंदी मीडियम के जितने विद्यार्थी है, कई विद्यार्थियों को तो मैंने पर्सनली किताबें भेजी है ना, जिनका बाद में फाइनल सिलेक्शन हुआ, उनका 130 नंबर इथिक्स में आया था, जिनको मैं नाम देखो, नाम नहीं लेता हूँ, मेरी आदत नहीं है कि मैं गिनाऊं उस चीज को, है ना। 130 नंबर आए थे उनके 2023 में, 2023 में हिंदी मीडियम में 130 नंबर है उनके इथिक्स में।
हालांकि कई बार क्या होता है, मैं किसी का नाम बोल दूं मान लो ना, अब मान लो पर्सनली किताब तो मैंने उनको भेजी है, लेकिन वो मना कर दे कि नहीं नहीं हमने आपका कंटेंट यूज नहीं किया है ना, तो फिर ठीक नहीं रहता। वो खुद से बोले कि हाँ किया है तो फिर ठीक रहता है। जैसे आप लोग बोलोगे कि हाँ, हमने पढ़ा है, तो ठीक है। ये हो गया। अब देखो डिस्कशन करने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, एथिक्स ऐसे ही पढ़ना चाहिए, डिस्कशन के साथ ही पढ़ना चाहिए। मैं जल्दबाजी करूंगा तो ये बिगनर्स के लिए बेच है, फिर आप इसकी भुक कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपके कमेंट भी देखता हूँ। अच्छी बात है कि इसमें बच्चे बहुत ही मेच्योर आए हैं अब की बार। वो बड़ा वाला बेच जो आंसर राइटिंग वाला बेच है, उस बेच में तो बच्चे इतने ज्यादा दिमाग खराब कर देते हैं। मैं कितनी बार मैं गुस्सा करता हूँ, इस बार इस बेच में कभी गुस्सा करने का मौका नहीं मिला। उसमें इतनी हालत, मतलब बच्चे अजीब से व्यवहार करते हैं, तो कभी कभी गुस्सा भी करना पड़ता है उनपे। उसमें बच्चे भी एक्चुअल में ज्यादा आते हैं, लाइफ में 500-600 बच्चे आ जाते हैं कई बार। जैसे इसमें अभी 40 बच्चे हैं रेगुलर है, 40 बच्चों में क्या है, आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बीके जीएस का आंसर राइटिंग का देख लेना, अभी इसकी बात मत करो, अभी केवल आप बात करो टॉपिक से रिलेटेड, है ना। आप लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि किसी का डाउट है, किसी को कुछ भी पूछना है तो लास्ट में पूछ लेना। अभी जब हमारा डिस्कशन चल रहा है तो केवल टॉपिक से रिलेटेड, कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बता दो, या इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमने तो 12 पॉइंट लिख लिए हैं, अच्छी बात है। अब लिखना इतना ही, 12 पॉइंट नहीं लिखना, नहीं तो आप अदर दिशा में चले जाओगे। 6 पॉइंट काफी है, मतलब 6 डाइवर्सिटी काफी है। उन 12 में से 6 याद रहेगी ऑन द स्पॉट, तो वो इतनी काफी है। जूम ज्यादा करना है कि कुछ बच्चे कह रहे जूम करें, जूम तो वैसे है काफी है। और ये ब्लैक बोर्ड नहीं है दोस्त, ये डिजिटल बोर्ड है ना। वैसे ही बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, इससे कोई खिंचाई नहीं कर रहा हूँ, आराम से। कंट्रोल नहीं हो रहा ये तो, चलो ठीक है, जैसा है ऐसा रखते हैं अभी तो। कहीं फ्रेम से बाहर, कभी कभी क्या होता है, फ्रेम से भी बाहर चला जाता है वो, तो फ्रेम से बाहर नहीं जाना चाहिए। कैमरे से भी होता है कभी कभी, कभी बोर्ड की नहीं गलती होती, कैमरा भी क्या करता है उसको छोटा बड़ा ले लेता है कई बार। हाँ, छवि अभी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके जो आंसर जो आपने चेक किए होंगे उसमें डाइवर्सिटी की कमी लग रही होगी। मैं जैसे मैं आपको ना इसमें कंटेंट में तो अलग चीजें लिखी है, लेकिन मैं आपको अपना प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ ना, उस प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करना। कि अपने को 150 वर्ड में 6 पॉइंट लिखने हैं अपने को। इंट्रो लिखा, 6 पॉइंट की बात की। कभी कभी क्या होता है, कभी दो डिमांड होती है क्वेश्चन में, तो उसको 5-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, एक पॉइंट पे 5, उसको छोटा कर देंगे थोड़ा, फ्लो चार्ट डायग्राम से लिख लेंगे, और फिर निष्कर्ष। इथिक्स में बहुत आसान होगा, इथिक्स में इतना परेशान करने वाली चीज आएगी नहीं आपके लिए, ठीक है। वो कर लेंगे हम बातचीत। अगला क्वेश्चन, अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है, ये हम पढ़ के आए हैं पहले से ही, जो मानव के विकास में इनपुट प्रदान करता है, बिल्कुल प्रदान करता है, कई दृष्टिकोण से हम बात बता सकते हो। तो एक छोटी सी डिमांड ये कि अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है, मानव विकास में कैसे निवेश प्रदान करता है, इसके 4-5 पॉइंट लिखो। देखो ये तरीका होता है, इनपुट कैसे देता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक मानव के विकास में। अब मानव का विकास सोचो एक बार, कि जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये पूछ रहा है अभिवृत्ति के बारे में, कि अभिवृत्ति क्या है, इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। जैसे हम अभिवृत्ति यहाँ लिखते हैं कि ये अभिवृत्ति है, एटीट्यूड यहाँ है, ये क्या भूमिका निभाती है इसमें ना, और यहाँ से क्या क्या विकास होता है फिर उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया ना सकारात्मकता, कि उसको सकारात्मक बनाती है। दूसरा, उसको संवेदनशील बनाती है। अभिवृत्ति तो बनाएगी ना पॉजिटिव थिंकिंग, और क्या है, मुद्दों के प्रति उसकी राय, जो भी मुद्दे होंगे उसकी राय, या आप कह सकते हो कि मुद्दों को समझने में उसकी हेल्प करती है। लाइफ के डिसीजन, जो निर्णय निर्णय प्रक्रिया होती है, निर्णय क्षमता, आप इसको लिख सकते हो, निर्णय क्षमता। कितने पॉइंट आ सकते हैं, डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है, शिक्षा, साक्षरता, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, जागरूकता। अब जैसे आप रूढ़िवादी थे पहले, आपने अभिवृत्ति थोड़ा ढंग से पढ़ा, आपकी अभिवृत्ति चेंज हो गई, तो आप क्या हो गए, चीजों के प्रति आपका नजरिया।
सामाजिक रूढ़िवादिता उसको कम करेंगे। तो ये एक डाइवर्सिटी है जो मैंने आपको यहाँ बताई कि अभिवृत्ति क्या भूमिका निभाएगी। तो मानव विकास में इनपुट देती है, बिल्कुल देती है, इनपुट का काम करती है कि आपका किसी भी घटना के प्रति नजरिया आपका कैसा है, सकारात्मक नकारात्मक है। तो अभिवृत्ति जैसे आप समझोगे ना चीजों को, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। कैसे अपनी लाइफ के डिसीजन आपको लेने, आपको मतलब शादी करनी है, नौकरी नौकरी के बारे में सोचना है, जो भी आपको करना है डिसीजन आप अपने लोगे। भाई आप डिसाइड करोगे मुझे अपनी शादी में दहेज नहीं लेना है ना, कि आप अपना डिसीजन ले रहे हो। अभिवृत्ति तो मानव विकास कर रही है ना। सामाजिक मुद्दों के प्रति आपकी अभिवृत्ति कैसी है, कैसे मुद्दे डेवलप होते हैं, वो आ जाएगी पॉइंट। इन्वायरमेंट को लेकर, स्वच्छता को लेकर, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या आएगा, मानव विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पॉइंट भी आएंगे। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सारी बातें आप थोड़ी थोड़ी जोड़ सकते हो इनके साथ में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में कैसे इनपुट का काम करता है, कुछ और भी आएंगे। जैसे यहाँ हमने केवल प्रैक्टिकल बात की, हो सकता है मैंने आंसर में दूसरे पॉइंट लिख रखे हो, आप लोगों ने कोई और पॉइंट लिख रखे हो। तो वो तो आपका नजरिया है ना, आपकी थिंकिंग है, आपकी कला है लिखने की, आपकी मौलिकता है वो तो कभी भी है ना कॉपी वेस्ट नहीं होता है। नॉर्मल अपने विचार कागज पे झलकते हैं क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। तो कभी भी मैं बच्चों को ये नहीं बोलता हूँ कि आपके पॉइंट आंसर में ये पॉइंट की कमी रहेगी, इसमें ये पॉइंट भी डालो, वो भी डालो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं बच्चे को ये बोलता हूँ आपका फॉर्मेट कैसा है, इंट्रोडक्शन प्रॉपर है कि नहीं, बॉडी पार्ट में कितनी डाइवर्सिटी है, क्वेश्चन की डिमांड सही है कि नहीं, और निष्कर्ष लिखा है कि नहीं। मैं इतनी बात करता हूँ। मैं जब भी आपका आंसर रिव्यू करता हूँ, देख लेना 15-20 सेकंड 30 सेकंड में ये बात बोलूंगा आपको मैं। अपने आप बच्चा सेल्फ डिपेंड कर लेगा, फिर डेवलपमेंट कर लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम जान के क्वेश्चन किसका, अभिवर्ती का, तो इंट्रो में वो लिख देंगे, अभिवर्ती की परिभाषा लिखेंगे जो हम जानते हैं, वो लिखा। बाद में क्वेश्चन की डिमांड है कि कैसे वो करती है, मानव विकास में निवेश का काम कैसे करती है। जैसे मनोवैज्ञानिक आधार, वही थिंकिंग की प्रक्रिया, क्या उसके बारे में सोचता है व्यक्ति, मन में किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में जो भी सकारात्मक नकारात्मक प्रक्रिया लाता है, वो उसके हिसाब से व्यवहार करता है। और जो भी व्यवहार करता है तो उससे क्या उसको परिणाम मिलते हैं, उससे सीखता है और आगे उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो उसके डेवलपमेंट में काम आती है, खुद के डेवलपमेंट में काम आती है, मानसिक क्षमताएं बनाती है। कई बार कई बच्चे बहुत ही मतलब लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। मतलब जैसे कल एक बच्चा था, मतलब अपनी क्लास के आंसर राइटिंग बैच का, तो उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं 2-3 दिन से बहुत ही बेकार फील कर रहा हूँ, डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, और बहुत ही मतलब गलत गलत विचार आने लगे, क्या करूँ। तो मैंने जब उनसे बात की रीजन क्या है, तो मतलब कोई इतने बड़ी रीजन नहीं थी, बहुत ही सामान्य बात थी कि हाँ बस 2-4 बार से प्री नहीं हो रहा है, और घर वाले भी बोल रहे कि आप तो कुछ और कर लो, ये कर लो, जॉब नहीं मिल रहा है कोई। तो वही नॉर्मल बात थी। लेकिन जब उनसे डिस्कशन किया इन चीजों को लेकर, तो वो उसकी अभिवृत्ति पॉजिटिव हो गई भाई। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं भी कहाँ कमाता था मैंने अपना एग्जाम्पल दिया भाई, 25-30 साल तक मैं भी बेरोजगार था। घर वाले कभी कभी मुझे भी थोड़ा बहुत बोलते होंगे, मतलब बोल देते थे कि कुछ और देख लो। लेकिन मैं हमेशा आशावादी नजरिए से था। मैं उनको बोलता था कि हाँ रुको, देखो इस बार इंटरव्यू तक पहुंचे ना, कितनी बार इंटरव्यू तक पहुंचे, दोबारा पूछेंगे, हो जाएगा। और समय के साथ रोजगार हासिल कर लिया अपने आप ही। आप में काबिलियत थी, काबिलियत के साथ रोजगार आ जाता है अपने आप ही। तो इंडिपेंडेंट हो ही गए थे मतलब। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नकारात्मकता नहीं लानी चाहिए। आप लोग भी ऐसा कभी सोचते हो तो कोई मतलब उसका मतलब नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आपके लिए एक दुनिया ईश्वर ने रची है, उसका भी तो एंजॉय करना है ना आपको। हम अपनी एक दुनिया को लेकर मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान होते रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं, बाद में हंसी आती है कि यार वो 1-2 साल मैंने कितने खराब किए ना, कितनी मैं बेवकूफ था, मतलब कहाँ क्या सोच रहा था मैं। 1-2 बच्चे की हो रहा है कि सर हम अब पर्सनल बातें, हालांकि बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों में से हैं बच्चे कि वो प्रेम वाले संबंधों में कि 1-2 साल हो गए, मतलब नाम नहीं लेता हूँ, पर्सनल बात तो होती, नाम नहीं लेता हूँ। तो उसमें आप कैसे आउट बाहर निकले इससे सब। तो वो बहुत सिंपल चीज है। वो एक बार एटीट्यूड वाला चैप्टर तो पढ़ो आप एटीट्यूड पढ़ो, इथिक्स पढ़ो, तो सही आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में जीना। ठीक है, तो ये आपको मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाती है, आपका डेवलपमेंट करती है। शिक्षा और अनुभव, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, रूढ़िवादिता कम होगी, वो एग्जाम्पल लिख सकते हो, या ऐसे यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे लोक सेवा का कुछ है। नैतिक व सामाजिक मूल्य, हम नए नए सामाजिक मूल्य सीखते हैं, नए नए कौशल विकास के या सामाजिक रूप से सहयोग करने के मुद्दे सीखते हैं। तो देखो बात ये, मुझे नहीं पता था, अभी याद नहीं था कि मॉडल आंसर मेरा ऐसा होगा, लेकिन मैंने आपको एक रफली मॉडल आंसर क्रिएट करना भी सिखाया, जो है मौलिकता, जो अपना नजरिया है। यदि मैं उस क्वेश्चन को देखता तो मैं ऐसे लिखता, मुझे नहीं पता कंटेंट में नीचे क्या लिखा होगा। वो तो मैं कंटेंट निकाल के लेके आया हूँ बाद में, किताबों से, गूगल से, कहीं से भी। तो वो एक नजरिया होता है क्वेश्चन को देखने का। प्रेरणा का स्रोत होता है, बिल्कुल ठीक है। व्यवहारिक क्रियान्वयन की नींव, सारे पॉइंट आ सकते हैं। फिर क्या है, एक लोक सेवक के लिए कैसे विकास करेंगे। भाई एक लोक सेवक के लिए आवश्यक अभिवृत्ति का विकास कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक लोक, चलो ये नहीं देखूंगा मैं ऐसे बिना अपने से बता रहा हूँ कि एक लोक, केवल हेडिंग देखूंगा कि एक लोक सेवक के लिए आवश्यक अभिवृत्ति का विकास कैसे करें। ठीक है भाई, हम भी जानते हैं कि एक लोक सेवक के लिए कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा,
जैसे मान लो पहली बात तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो इंटरव्यू पास नहीं करेगा, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इंटरव्यू पास नहीं हुआ था आप मेरे को बोलोगे कि सर आपका नेगेटिव एटीट्यूड था, वो अलग परिस्थिति, अलग सिचुएशन, अलग चीजें हैं, उसमें मजा हुआ भी, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जिसका नेगेटिव, अच्छा जिसका नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो वो पहली बात प्री पास नहीं करेगा, मेंस ही पास नहीं करेगा, इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। कैसे? नेगेटिव एटीट्यूड मतलब आप किसी में विश्वास नहीं दिखा रहे हो, अपने मेंटर में, टीचर में, तो आप फिर उससे पढ़ोगे कैसे? जब सामने वाले से आपने अविश्वास दिखाई दिया तो उसका आपको अनुभव नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा तो कितना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, या तो लेट हो जाओगे फिर बनने में, या फिर एक नेगेटिव माइंडसेट ये होगा कि यार सीटें बहुत कम आती है, सीटें कम आती है, जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिया कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन ही नहीं होता है ना, उस दिन से आप धीरे 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 उस लक्ष्य से दूर होते चले जाओगे। यार कैसे नहीं होता? मैं आज भी विद डेटा हमेशा बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ भाई हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फायदा है, मैं विद डेटा लॉजिकल बात करता हूँ हमेशा। मैंने कई बार ऐसा बताया कि हाँ हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कहाँ पे रुका हुआ है, सीसेट का पेपर। जिस दिन हिंदी मीडियम के बच्चे, अभी क्या हो रहा है, जैसे 15,000 बच्चे प्री पास करते हैं फॉर एग्जाम्पल, हिंदी मीडियम के मात्र 500 बच्चे प्री पास करते हैं, मात्र 500 बच्चे। और 500 में से हर साल 150 बच्चों का इंटरव्यू कॉल होता है, 150 में से लगभग 50 का फाइनल सिलेक्शन होता है। ये यूपीसी की डेटा में आता है, तो 40-50 हर साल सिलेक्शन होता है। और वहीं इंग्लिश मीडियम वालों का इंटरव्यू कॉल कितने लोगों का होता है? लगभग 2500 का होता है। 2500 में से 700, तो रेशियो निकालो किसका ज्यादा बेटर है, फाइनल सिलेक्शन का रेशियो निकालो एक बार। ये मीडियम का फर्क नहीं है, ये एटीट्यूड का फर्क है आपका। फिर आप में से कोई आता है रैंक 20 लेके आ गया, लो, आप में से कोई आएगा रैंक 18 लेके आ जाएगा, फिर कहाँ जाओगे, क्या बोलोगे हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आता, उसका कैसे आ गया? इस साल भी जितेंद्र कुमार की 412 कैसे आ गए? बहुत सारे, ममता है, सुखराम है, राम सियाग है, कितने जो मेरे साथ ही इंटरव्यू दे रहे थे, हम लोग कम से कम 15-20 थे, जिन लगभग उनमें से बहुत लोगों को सिलेक्शन हुआ है। कैसे हो गया उनका? एटीट्यूड का फर्क है ये, ठीक है, ये इसलिए समझा रहा हूँ। तो सिविल सेवा का एटीट्यूड कैसे विकसित होगा? पढ़ाई करोगे, आगे सिलेक्शन होगा, फिर आप जैसे लबासना जाओगे। अभी जैसे मेरे दोस्त है, मेरी बात हो रही है अभी उनसे, काफी लबासना में, मैं उनसे पूछता रहता हूँ अभी क्या चल रहा है रोज बातें होती है ना, तो रोज पूछता हूँ क्या क्या चल रहा है अभी, है ना। तो वो उनका वो हो रहा है, प्रशिक्षण हो रहा है अभी, तो उनको रोज उनके लेक्चर होते हैं, सिखाया जाता है कि कैसे आपको एटीट्यूड विकसित करना है। जैसे कल का टॉपिक उनका था कि सोशल मीडिया पे कभी मतलब ऐसे हंगामे होते हैं सरकार को लेके, प्रशासन को लेके, या कभी आपकी कोई छवि मतलब बाहर आ गई सोशल मीडिया पे, है ना, तो उसको कैसे रिएक्शन देना है, कैसे उसका कंट्रोल करना है आपको, मतलब कमेंट, जो कमेंट आते हैं उनको ज्यादा रिएक्शन नहीं देना है, कमेंट पे रिएक्शन देना ही नहीं है आपको, चुपचाप 10-15 दिनों के लिए बंद, चुपचाप बैठे रहो, कुछ बात नहीं करनी है तो मतलब वो टूल सिखाए जा रहे हैं उनको कि कैसे एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं। मान लो सिविल सेवा को लेकर आम जनता में भ्रांति आ गई कि ये जिले का एसपी तो भाई इस प्रमुख वर्ग का है, उसको लेकर फायर करता है, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में आ गई तो आपको रिएक्शन नहीं देना है उस चीज पे। ये एटीट्यूड डेवलप कराया जा रहा है कि ऐसी अभिवृत्ति नहीं दिखानी आपको, ठीक है। प्रशिक्षण का काम हो गया। उसके बाद में आप फील्ड में आओगे तो फील्ड के अंदर भी बहुत सारे आपको टूल सिखाए जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए क्या होता है, समय समय पर प्रशिक्षण होता है, जैसे मिशन कर्मी होगी, वो आपको सिखाएगा कि अच्छा ये केस स्टडी इसको अप्लाई करना है। इसके अलावा क्या होगा, आपके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ आपके नियम कायदे होते हैं, कुछ आपके कोड ऑफ कंडक्ट और आचरण, नैतिक नैतिक संहिता होती है जो आपको एटीट्यूड को डेवलप कराएगी आपके। जब भी आप गलती करोगे तो कुछ हो सकता है पनिशमेंट मिले, सस्पेंड हो जाओ, या आप एप्रिसिएशन मिले, आपको इंसेंटिव मिले। तो ये एक सिविल सेवक के लिए एक आवश्यक अभ्यर्थी का विकास कर सकते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करके। मिड टर्म प्रशिक्षण हो सकता है, और उनके कुछ आचार संहिता, नैतिक संहिता हो सकती है, खुद का अपना भी अनुभव हो सकता है उनका। भाई मैं एक सिविल सेवक हूं, मैंने ये गलती की, उसका परिणाम मुझे ये भुगतना पड़ा, तो मैं अपना आंकलन खुद भी कर रहा हूँ, सेल्फ एनालिसिस भी कर रहा हूं मैं, उससे भी एक सिविल सेवक की अभिवृत्ति का विकास होता है। या किसी घटना से, कोई घटना घटी मेरे डिसीजन से, उससे ये हुआ, उससे बहुत बड़ा हंगामा हो गया, तो उससे भी मैं सीख रहा हूं। तो ये प्रैक्टिकल आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। तो ये बात जैसे हमने बात की शिक्षा और प्रशिक्षण, तो इसमें अभी देखो आ गया ना पॉइंट, मिशन कर्मयोगी आ गया, लबासना ट्रेनिंग दे देना आप। आईपीएस की कहाँ होती है, हैदराबाद में होता है, उनका एग्जाम्पल दे देना। या आप लोगों को पता है, ऐसी कभी कभी रोचक बातें याद रखा करो। जैसे अभी क्या होता है, जैसे अभी लबासना में ये बेस शुरू हुआ है, अभी अगस्त में शुरू हुआ है, 22-20 अगस्त से शुरू हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी सर्विसेज होती है अपनी, जैसे यूपीएससी में कितनी पोस्ट होती है, 900-1000 पोस्ट होती है, उनमें से केवल इनको छोड़ दो, दानिक्स, दानिप्स और पौंडीचेरी सर्विस, जो जिसमें 20 सर्विस लिखाता है, ग्रेड 20 सर्विस लिखाता है, उनको छोड़ के जितने भी ए ग्रेड सर्विस वाले हैं, जैसे 700 लोग हैं, उनको इस समय 3 महीने के लिए काम बुलाते हैं, 3 या 4 महीने के लिए लबासना बुलाते हैं उनको, ठीक है। उनकी लवासना में ट्रेनिंग होती है। इसमें इनकी सर्विस अलॉट हो जाती है इस समय कि आपको आईएएस मिला है, आपको आईपीएस मिला है, आपको आईएफएस मिला है, ठीक है, आपको आईआरएस मिला है, या और सर्विसेज भी बहुत सारी हैं। उन सब सर्विस वालों को इसमें 4 महीने के लिए बुलाते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए लबासना। ये 4 महीने यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और आफ्टर
दिसंबर के अंदर ही वो हो जाता है कि जैसे आपको आईपीएस मिला है तो आपको भेज दिया जाएगा हैदराबाद, आपको आईआरएस जीएसटी मिला है मान लो तो आपको बेंगलोर, आपको आईआरएस इनकम टैक्स मिला है तो आपको नागपुर भेज दिया जाएगा। और आपको जैसे और सर्विस भी होती है, जैसे एक अकाउंट्स वाली सर्विस होती है उसका शायद शिमला या वहां पे होता है, एक आईडीएस सर्विस होती है आईडीएस, और एक होती है आईडीएस, डिफेंस एस्टेट सर्विस और अकाउंट सर्विस, उनकी भी अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग होती है। तो सबको अपनी अपनी ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। और जिनको दानिश और दानिश मिलता है ना उनकी ट्रेनिंग होती है दिल्ली में। दिल्ली में जैसे एसडीएम और ये डिप्टी एसपी बनते हैं या बाद में आगे जाके प्रमोट आईपीएस भी बन जाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग होती है दिल्ली में होती है उनकी। तो ऐसी सर्विस होती है। तो अभी मतलब हैदरा क्या नाम लबासना में सभी है। अच्छा, फिर आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो जो जिनको आईएएस मिलता है उनकी ट्रेनिंग लबासना में कंटिन्यू रहती है बाद में। बाकी सर्विस वाले चले जाएंगे, लेकिन जो आईएएस है वहां पे उनका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे ट्रेनिंग होती है। उनको फिर प्रैक्टिकल अपने जिले में भी भेजा जाता है जहाँ पे उनको एसडीएम मिलेगा, या शुरुआत में उनको छोटे छोटे काम करवाते हैं, तहसीलदार एसडीएम से लेकर एडीएम, फिर आईएएस बाद में उनको मिलता है जाके। प्रॉपर आईएएस तो वो 6 साल 7 8 साल बाद में जाके उनको किसी जिले का काम दिया जाता है। 6 साल 8 10 साल लग जाते हैं, कई कई स्टेट में अलग अलग रूल है। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, समझ गए? इसको लेकर कोई डाउट हो सवाल हो तो पूछ सकते हो, कि इससे जुड़ी हुई चीजें आप पूछ सकते हो। तो मिशन कर्मयो भी ये आया था बाद में, मिशन काफी चलता में रहा था वो। ये शायद मिड टर्म उनका वो होगा, आकलन होगा उनका, प्रशिक्षण वगैरह वो होगा। ठीक है, संवैधानिक मूल्य, बिल्कुल ये भी अच्छा पॉइंट है। संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करने वाली बात है। हमने बात की थी उनकी रूल एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, लेकिन संवैधानिक मूल्य भूल गए थे हम। अनुभव फील्ड वो भी इंपॉर्टेंट है, अपने अनुभव से वो सीखेंगे। रोल मॉडल भी होते हैं, ये बात भी सही बात है। जैसे टीएन सेशन का एग्जाम्पल दिया जाता है। टीएन सेशन जब चुनाव उसमें थे, चुनाव आयोग में, तो उनका कितना बड़ा नाम था। उन्होंने किसी भी मतलब ये भेदभाव कभी नहीं लगा था। जैसे आज हम इलेक्शन कमीशन पर कितनी खबरें सुन रहे हैं, कितने भेदभाव की बातें आ रही हैं। काश उस समय ये व्यक्तित्व होते आज जो जवाब देते हैं इन चीजों का, या सही करके दिखाते। जो भी हो रहा है सही गलत तो क्या है, लेकिन आवाज तो उठ रही है ना उनके खिलाफ। तो इनका काफी मतलब दिया जाता है। और भी बहुत सारे, एम एस स्वामीनाथन का एग्जाम्पल दे सकते हो, या ई श्रीधरन मेट्रोमैन का एग्जाम्पल दे सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो रोल मॉडल है हमारे लिए, उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। आत्मनिरीक्षण और मानसिक अनुशासन वो भी जरूरी है। मानसिक अनुशासन भी बहुत जरूरी है ना एटीट्यूड के लिए। अब देखो कुछ लोग गलती क्यों करते हैं, कुछ लोग जैसे किसी योजना में भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, पैसों के लालच में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनका एटीट्यूड, वो अपने आप की जो मानसिक और क्षमताएं थी ना उनको कमजोर कर बैठते हैं, अपने इमोशन को डाइल्यूट कर लेते हैं, कमजोर कर लेते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं, गलत रास्ते भटक जाते हैं, छोटे से लालच में आके बड़ा सा व्यापक सार्वजनिक हित का नुकसान कर देते हैं। तो ये पॉइंट आएंगे। तो ये सारे पॉइंट आप यूज करना है यहाँ पे। सेवा भाव समानुति वाली ये पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो। केरल का ये मॉडल डाल देना। कितने एग्जाम्पल है, मुझे तो ऐसा लगता है आपको बाहर जाना ही नहीं, इन एग्जाम्पल को भी ढंग से रिवीजन कर लोगे तो भी काम बन जाएगा आपका। लास्ट में निष्कर्ष हो गया कि एक लोक सेवा की उपयुक्त प्रवृत्ति विकास केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि प्रशासन की सफलता और लोकतंत्र के सुशासन की नींव है। इसे संजोना और विकसित करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें ये पॉइंट हो गया। मतलब आप लिख दोगे इसको, पढ़ना नहीं है इसको। सो गए क्या बच्चे? कहाँ गायब हो गए? अभी तो क्लास बहुत लंबी चलेगी, इतनी जल्दी सो मत। आज का टॉपिक, थर्ड टॉपिक कंप्लीट करना है। छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं। आज कंप्लीट करके जाएंगे। और आज की हिंदी क्लास थोड़ी, आपकी हिंदी क्लास नहीं है ना आज तो। कल दिक्कत आएगी उल्टा, कल हिंदी की क्लास भी होगी फिर। सोना नहीं है। सार्वजनिक प्रशासन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक प्रशासन में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बल प्रयोग की अपेक्षा प्रोत्साहन। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें टफ नहीं है। क्योंकि देखो बल प्रयोग की तो एक सीमा होगी ना भाई। आप कई बार चोर को दंड दोगे तो गारंटी नहीं है वो बल से सुधरेगा ही। उसको लगेगा चलो कोई नहीं, 1 साल जेल में जाके फिर से आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, फिर चोरी करेगा, फिर जेल जाएगा। लेकिन व्यवहार परिवर्तन कर दोगे ना उसका, तो वो बदल जाएगा। व्यवहार परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसे आपने उस डाकू की कहानी सुनी होगी, अंगुली मार वाला, कई बार एग्जाम्पल देते हो ना आप, कैसे व्यवहार परिवर्तन हो गया। तो इसके अंदर आराम से कर सकते हो। नॉर्मल इंट्रो लिखा, फिर थोड़ा सा जैसे ये हाथ से लिख दिया मैंने कि बल प्रयोग की तो सीमाएं होती है ना। नागरिकों में भय असंतोष आ सकता है, वो हो सकता है बदले नहीं बदले। अल्पकालीन उसका सॉल्यूशन हो सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। अविश्वास की भावना या भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा, ये करेंगे हम, सामाजिक प्रभाव ये करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, लोग खुद से मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, मानेंगे उस बात को। सामूहिक सामूहिक भागीदारी बढ़ेगी, स्थायी व्यवहार परिवर्तन होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जो डिमांड बड़ी नहीं है, जो डिमांड आपको लगता है कि बड़ी नहीं है लेकिन थोड़ा सा बताना है, उसका बनाओगे डायग्राम। मतलब जिसका विश्लेषण नहीं करना, जिस डिमांड का जिसको शॉर्ट में बताना है,
या तो नहीं बताओ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो कोई डिमांड बहुत मोटी नहीं है, नहीं बताओगे नहीं फर्क पड़ेगा, मुख्य डिमांड पे फोकस करना है। लेकिन फिर भी आपका मन कराएंगे नहीं यार, पूछा है तो थोड़ा सा लिख देते हैं। जैसे मुझे इसमें डाउट हो रहा था कि बल प्रयोग वाला थोड़ा सा पूछा है, बता देते हैं, एक बार अंतर स्पष्ट कर देते हैं। तो मैंने डायग्राम फ्लो चार्ट के माध्यम से किया है, ठीक है। और ये मुझे लगा हाथ से लिख कर आपको समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट कंटेंट वो ठीक नहीं आएगा। जहां पे मुझे लगता है कि हाँ मुझे हाथ से लिख के आपको समझाना है, मैं समझा दूंगा। चलिए बाद में। अब जो मेन डिमांड है कि बल प्रयोग की अपेक्षा इसको करेंगे, परसुएशन करेंगे, सोशल इसका क्या प्रभाव आएगा। तो जैसे स्वच्छ भारत अभियान का एग्जाम्पल लिया हमने, इसके अंदर भी वो फार्मूला काम कर सकता है आपका। मैं कह रहा हूँ हर जगह वही फार्मूला होता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पर्यावरण IR साइंस, सारा वही फार्मूला होता है। डाइवर्सिटी लाने के लिए यही फार्मूला होता है। और क्या करोगे यार, क्या उपाय होगा हमारे पास। अलग अलग थिंकिंग करने के लिए कुछ डाइवर्सिटी तो पालना पड़ेगा ना, माइंड मैप बनाना तो पड़ेगा ना आपको। तो स्वच्छ भारत का एग्जाम्पल दिया, उसमें कैसे जो फिल्म की हस्तियां हैं उनके एड हमने बनवाए, मोदी जी खुद निकल के आए बाहर एकदम। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में भी ये हुआ था। वहां पे क्या हुआ था, मतलब लोग उसको दवा को ले नहीं रहे थे। जैसे हम अभी हमने देखा कोविड-19 में, देखा हमने क्या देखा कि लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। तो वहां पे फिर बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटी या ऐसे निकल के आए। कोविड-19 का भी एग्जाम्पल उसमें लिख सकते हो। ये सारे एक जैसे आ गए एग्जाम्पल इसमें। कर आय टैक्स का, अर्थव्यवस्था का आ गया, ये स्वास्थ्य का आ गया, ये दो स्वास्थ्य का आ गया, ये स्वच्छ भारत का आ गया। इसमें इन्वायरमेंट वाली भी आना चाहिए, जो आ गया ना। मतलब मैं जब कंटेंट क्रिएशन करता हूँ कोशिश करता हूँ ढूंढ ढूंढ के कि ये डाइवर्सिटी डाल दूं इतनी अलग अलग, या तो एक जगह मिल जाती है, कई बार नहीं मिलते हैं, फिर आपको अलग अलग लिखना पड़ता है, तो अलग जगह लिख सकते हो आप। अच्छा इसके अंदर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हम भूल गए हैं, अपनी जो स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, वो एग्जाम्पल लिख दी, उसमें बहुत काम आई है। स्वच्छ भारत में भी आई है, तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं फिर, है ना। आप इसको हेडिंग अलग दे सकते हो कि स्वच्छता के अंदर आ गया तो स्वच्छ भारत अभियान आ गया, स्वास्थ्य को लेकर आ गया कुछ पोलियो टीका, या इसके अंदर ही डाल दिया कोविड-19 का टीका। फिर आ जाएगा आपका महिला सशक्तिकरण में, तो महिलाओं को पढ़ाने के लिए इनकी कई चीजें चलती है, बेटी को बचाने के लिए बेटी पढ़ाओ, है ना, कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जन जागरूकता, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट इसमें आ सकते हैं। आप खुल के लिखना है एकदम आराम से, कोई अब जोर नहीं आएगा। चलो ठीक है, तो फिर लास्ट में देखो मैंने लास्ट में कोट ऐड किया है इसमें कि नागरिक को उसके हृदय से जीत लो, नियम तो अपने आप पालन हो जाएंगे।